आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, कल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 401 अर्जुन सक्सेना हरी बेर की शराब और बाजरे की शराब लेकर आए। दोनों ही शराब उच्च गुणवत्ता की नहीं थीं और स्वाद में मीठी थीं। एक घूंट लेने के बाद अनन्या शर्मा ने आश्चर्य से अर्जुन सक्सेना को देखा। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें टिमटिमा रही थीं। अर्जुन सक्सेना, ये प्लम वाइन बहुत स्वादिष्ट है। यह मीठी है और इसमें वाइन की गंध है, लेकिन इसमें घुटन वाली भावना नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने उसका छोटा सा हाथ दबाया, अपना सिर झुकाया और अपनी आवाज़ धीमी करके याद दिलाया, हालांकि फलों की शराब स्वादिष्ट होती है, लेकिन इसकी ताकत कम नहीं होती और इसमें मजबूत सहनशक्ति होती है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा नहीं पी सकते, समझे? अनन्या शर्मा ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। शुरुआत में अनन्या शर्मा ने बहुत अच्छा वादा किया था और वह सचमुच नशे में नहीं पड़ना चाहती थी। तीनों मौसी काम पर जा चुकी हैं और बच्चे अभी भी डिब्बे में सो रहे हैं। बाद में वह बच्चे को अर्जुन सक्सेना के साथ ले जाएगी। वे घर चले जाते हैं, लेकिन आज रात हर कोई बहुत खुश है। यहाँ माहौल ऐसा है, यानी एक के बाद एक कप, आप इसे रोक नहीं सकते। अनन्या, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते मुझे तुम पर बहुत खुशी और गर्व है। मुझे विश्वास है कि हनलंग संस्कृति जरूर लोकप्रिय होगी। समय आने पर हमारे परिवार अनन्या द्वारा बनाए गए सभी एनिमेशन सड़कों पर चलाए जाएंगे। चलो, चीयर्स। चलो, अनन्या शर्मा ने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ धीरे से कहा। अर्जुन सक्सेना का ध्यान हमेशा उसी पर रहा है। जैसा कि उन्होंने सुबह बताया था, आज का मुख्य किरदार अनन्या शर्मा है और उसकी मुख्य जिम्मेदारी अपनी पत्नी और वहां मौजूद 3 बच्चों की अच्छी देखभाल करना है। अनन्या, मैं तुम्हें एक राज बताऊं? प्रिया मेहता ने चुपके से अपना गिलास उठाया और पास आई। दरअसल हम तीनों तुमसे बहुत जलते हैं। तुम मुझसे ईर्ष्या क्यों करते हो? अनन्या शर्मा ने पूछा। प्रिया मेहता उसके पीछे खड़ी थी। उनके हाथ में शराब का गिलास था और उन्होंने कहा, मैं आपके अच्छे लुक से ईर्ष्या करती हूँ और आप पढ़ाई में भी बहुत तेज हैं। बाद में हम आपसे ईर्ष्या करने लगे कि आपने इतनी जल्दी अपना ओहदा छोड़ दिया और आपके 3 प्यारे बच्चे और एक बहुत ही सुंदर और योग्य पति हैं। अब तो हमें आपसे और भी ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है। हम अभी भी जूनियर ईयर में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। आपने एक एनिमेशन कंपनी भी शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान छू रही है। प्रिया मेहता ने जाहिर तौर पर कुछ ज़्यादा ही पी लिया था और सामान्य से ज़्यादा बातें भी कर रही थीं। वहीं दूसरी ओर अनन्या शर्मा काफ़ी शांत दिख रही थीं, हालांकि उनके गाल थोड़े लाल थे। प्रिया मेहता ने अनन्या शर्मा को घसीटा और कुछ देर तक शराब पी, फिर लड़खड़ाते हुए अपनी सीट पर वापस आ गईं। वापस आकर वह रिया मेहता को फिर से शराब पीने के लिए अपने पास ले गई। रिया मेहता के शराब पीने के बाद अचानक धड़ाम से वह मेज पर लेट गया और मुंह में बुदबुदाया, पी लो, मैं अब और नहीं पी सकता। मुझे बहुत नींद आ रही है। प्रिया मेहता जोर से हंस पड़ी और बोली, हाँ, रिया मेहता, आपकी शराब की मात्रा बहुत खराब है, मैं अभी भी सर्वश्रेष्ठ हूँ। ऐसा कहते हुए वह शराब का गिलास फिर से अपने मुंह में डालने जा रही थी और उसके बगल में सिमरन रेड्डी ने जल्दी से अपनी रजाई उतार दी और कहा, जियाओ जी, अब और मत पियो, रिया मेहता पहले ही डाल चुकी है। अगर तुमने भी पी लिया तो मैं बाद में तुम दोनों को वापस नहीं ले जा पाऊंगी। प्रिया मेहता के हाथ से शराब का गिलास छीन लिया गया और वह तुरंत दुखी होकर बुदबुदाई, नहीं, मैं अभी नशे में नहीं हूँ, मुझे दे दो। दोनों लोग वाइन ग्लास को खींच रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की तरफ देखा और पूछा, अनन्या, तुम ठीक तो हो? अनन्या शर्मा वहां बैठी अपने रूममेट्स को गंभीर भाव से देख रही थी और जब उसने अर्जुन सक्सेना की बातें सुनी तो उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, चेहरे पर एक भोली मुस्कान लिए और भौहें चढ़ाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, मैंने शराब नहीं पी है। एक और बोतल ले लो। मैं भी नशे में नहीं होऊंगी। अर्जुन सक्सेना, मैं अच्छी शराब पीती हूँ। ये कहते हुए उसने शराब लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अर्जुन सक्सेना उसे रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह पहुंच पाता, अनन्या शर्मा का हाथ पहले उसकी ओर बढ़ा और उसने सीधे उसका प्याला ले लिया। उसका कप चाय से भरा था। अनन्या शर्मा ने उसे उठाया और पीकर 2 बार मुंह में दबाया और बोली, बहुत स्वादिष्ट। अर्जुन सक्सेना, तुमने जो वाइन खरीदी है वो वाकई बहुत स्वादिष्ट है, मीठी है।
उसे इस तरह देखकर अर्जुन सक्सेना की आंखें झुक गईं और वह उसके कान में झुककर बोला, अनन्या, चलो कोई खेल खेलते हैं। अनन्या शर्मा ने अपनी बड़ी चमकदार आंखें खोली और उसे अतुलनीय सरलता से देखा। अच्छा, आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? इस खेल का नाम है देखते हैं कौन अच्छा कर रहा है। तो जब मैं बाद में खड़ा हूँ तो तुम सबको बताना कि तुम्हें नींद आ रही है, और फिर नींद आने का नाटक करना ताकि कोई ये न देख सके कि तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है, ठीक है। अनन्या शर्मा की बड़ी बड़ी आंखें घूम गईं और अचानक उत्साह से सिर हिलाया। ठीक है, हम कब शुरू करेंगे? अर्जुन सक्सेना ने उसका छोटा सा हाथ दबाया और कहा, अभी। इतना कहते हुए अर्जुन सक्सेना अचानक उठ खड़े हुए और उनके बगल में बैठी अनन्या शर्मा ने उनका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, अर्जुन सक्सेना, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। बोलने के बाद उसने अपना मुंह ढक लिया और जम्हाई लेने लगी। अर्जुन सक्सेना ने तुरंत कहा, ठीक है, देर हो रही है, आज आप यहीं क्यों नहीं आते? अमित खन्ना, जू, सुनकी, तुम तीनों बड़े आदमी हो, सिमरन रेड्डी और बाकी लोगों को सुरक्षित नीचे भेजने के लिए जिम्मेदार हो। क्या ये ठीक है? अमित खन्ना ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो भाई अर्जुन, हमारा स्कूल बगल में ही है। चलो, वापस जाने से पहले इन्हें सुरक्षित छात्रावास में पहुंचा देते हैं। अर्जुन सक्सेना के 3 रूममेट्स ने भी आज खूब शराब पी, लेकिन वे लड़के हैं, इसलिए यह फ्रूट वाइन उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और ड्राइवर प्रिया मेहता को फ़ोन किया। प्रिया मेहता, मैंने आपको ड्राइवर बुला लिया है। आप 5 मिनट में नीचे आ जाएंगी। क्या आपको इस हालत में नीचे जाने में कोई परेशानी हो रही है? प्रिया मेहता की शराब की खपत भी अच्छी है। हालांकि आज उन्होंने थोड़ी ज़्यादा शराब पी ली थी, फिर भी उनका सिर साफ था। उन्होंने तुरंत हाथ बढ़ाकर ओके का इशारा किया और कहा, कोई बात नहीं, घर पहुंचकर मैं खुद ही सब संभाल लूंगा, लेकिन आप लोगों को मदद चाहिए। सब मौसियां वापस चली गई हैं। क्या तुम और अनन्या 3 बच्चे साथ ला सकते हो? क्या मैं पहले तुम्हें वापस ले जाऊं? अर्जुन सक्सेना ने उस समय अपनी पत्नी की हालत के बारे में सोचा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अनन्या और मैं दोनों जाग रहे हैं। बच्चे स्ट्रॉलर में हैं और उन्हें वापस ले जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज उन्होंने जो रेस्टोरेंट चुना वह असल में कम्युनिटी के गेट के बाहर था। बच्चों को घर तक पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और इसमें बस कुछ ही मिनट लगे। तो जब प्रिया मेहता ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मुझे आपकी परवाह नहीं है, मैं पहले जाऊंगा, अलविदा। सबके बॉक्स से बाहर निकलने के बाद अर्जुन सक्सेना के पलटने से पहले ही अनन्या शर्मा का छोटा सा सिर अचानक बगल से प्रकट हुआ। चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लिए उसने उत्सुकता से कहा, कैसा है? अर्जुन सक्सेना, मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं है। सब मेरे धोखे में आ गए। अर्जुन सक्सेना ने अपने सामने अनन्या शर्मा को देखा, उसकी आंखें गहरी हो गईं। ये छोटी बच्ची साफ तौर पर बहुत ज्यादा पी रही है, लेकिन उसका व्यवहार आम लोगों से थोड़ा अलग है। वह न तो सीधे सोती है, न ही बेतहाशा बोलती है, बल्कि असाधारण रूप से शांत और प्यारी है। इतनी प्यारी पत्नी, जाहिर है वह अन्य लोगों को पता नहीं चलने दे सकता, इसलिए उसने अनन्या शर्मा के साथ यह खेल खेला और फिर अंत की घोषणा की। अपने सामने गुलाबी गालों वाली पत्नी को देखते हुए अर्जुन सक्सेना ने उसकी कमर में हाथ डाला और एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, वाह, अनन्या ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नशे में धुत अनन्या शर्मा हमेशा की तरह शर्मा नहीं रही थी और उसे अर्जुन सक्सेना द्वारा इस तरह पकड़े जाने में कुछ भी बुरा नहीं लगा। वो हंस पड़ी, ही, इस गेम के इनामों का क्या? मैंने गेम खत्म कर दिया और कोई इनाम नहीं है। अर्जुन सक्सेना ने प्यार से पूछा, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? वह अपनी पत्नी को चूमने के लिए तैयार था। यदि वे इस समय भी होटल में न होते तो वह और अधिक प्रत्यक्ष होना चाहता। अनन्या शर्मा ने गंभीरता से सोचते हुए अपना सिर झुकाया और बोली, मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं गेम जीत गई, क्या तुम मुझे आइसक्रीम इनाम में दे सकते हो? आइसक्रीम? ये छोटी बच्ची जो चाहती है वो उसका चुंबन नहीं है। अर्जुन सक्सेना असहाय और मजाकिया था और बोला, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई आइसक्रीम नहीं है। अनन्या, चलो अब बच्चों को घर ले चलते हैं, और जब हम घर पहुँचेंगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम इनाम में दूंगा, ठीक है? अनन्या शर्मा थोड़ी नाखुश लग रही थीं, उनके गुलाबी होंठ थोड़े सिकुड़ गए और उन्होंने असंतुष्ट होकर कहा, क्या तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा? लेकिन मैं तो खेल खत्म कर चुकी हूँ, मुझे इनाम अभी क्यों नहीं मिल सकता?
अर्जुन सक्सेना ने उसकी कमर पर चुटकी काटी। अनन्या शर्मा तुरंत संवेदनशीलता से सिकुड़ गई और मुस्कुराते हुए बोली, ओह बहुत खुजली हो रही है। अपनी छोटी पत्नी का मासूम रूप देखकर अर्जुन सक्सेना ने अपनी चाल तेज कर दी। उसका हाथ पकड़ा और उसे बच्चों के पास ले गया। बोला, अनन्या देखो बच्चे अभी भी यहीं हैं, चलो पहले बच्चों को घर ले आओ। मेरे पति ने वादा किया है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है। अनन्या शर्मा ने स्ट्रॉलर में बच्चों को देखा। उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं और धीमी आवाज में बोली, अर्जुन सक्सेना कितने प्यारे बच्चे हैं। क्या ये हमारे बच्चे हैं? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, उसके छोटे से सिर को छुआ और कहा, हाँ ये आप और मेरे बच्चे हैं। अनन्या शर्मा हैरान सी दिखीं, उनकी आंखों में थोड़ा सा आश्चर्य और उत्साह था। क्या ये सच में हमारे बच्चे हैं? मैंने तुम्हें वाकई 3 इतने प्यारे बच्चे दिए हैं। हाँ, आप बहुत शक्तिशाली हैं। अर्जुन सक्सेना ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा। अनन्या शर्मा ने धीरे से उसके पेट को छुआ, उसका सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे तब तो मैं वास्तव में अच्छी हूँ। अनन्या, चलो घर चलकर आइसक्रीम खाते हैं, अच्छा है या नहीं? अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, ठीक है चलो आइसक्रीम खाते हैं। अर्जुन सक्सेना ने तीनों नन्हे खजानों को धकेला और अनन्या शर्मा आज्ञाकारी ढंग से उनके पीछे पीछे चल रही थी। बाकी लोग कुछ नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ अर्जुन सक्सेना को पता था कि अनन्या शर्मा का नन्हा हाथ उनकी जेब में है और वो एक पल के लिए भी आराम नहीं करते थे। कुछ देर तक उसने अपनी कमीज को कोट के नीचे से पकड़ा और फिर किसी शरारती बच्चे की तरह अपनी कमर पर धीरे से गुदगुदी की। अर्जुन सक्सेना घर की ओर पैदल चले। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका शरीर अधिकाधिक तनावग्रस्त होता जा रहा है। अंततः घर लौटने के बाद अर्जुन सक्सेना ने सबसे पहले बच्चों को कमरे में रखे पालने में वापस भेज दिया और फिर तुरंत ही बैठक कक्ष में वापस आ गए। अनन्या शर्मा लिविंग रूम में सोफे पर आज्ञाकारी भाव से बैठी थी, इधर उधर देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह जगह उसके लिए बिल्कुल अपरिचित है और उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। उसका गुलाबी चेहरा और पनीले होंठ देखकर अर्जुन सक्सेना की आंखें अनायास ही गहरी हो गईं। उसके लंबे पैर तेजी से हट गए और वह झट से अनन्या शर्मा के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनन्या, मेरे पास आइसक्रीम से भी ज्यादा मीठी और स्वादिष्ट चीज है, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? उसने मोहक स्वर में कहा। अनन्या शर्मा ने प्यारी सी पलकें झपकाते हुए पूछा, आइसक्रीम से ज्यादा मीठी और स्वादिष्ट कोई चीज होती है क्या? अर्जुन सक्सेना, तुम्हारे पास तो इतनी स्वादिष्ट चीज है, मेरे साथ क्यों नहीं बांटी? मुझे अभी चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ, अर्जुन सक्सेना ने कहा, सिर झुकाकर उसे चूम लिया। अनन्या शर्मा की सांस फूल रही थी, वह अर्जुन सक्सेना की बाहों में धीरे से झुक गई, दोनों हाथों से उसकी कमीज पकड़ ली और थोड़ा शर्मिंदा होकर बोली, अर्जुन सक्सेना, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये स्वादिष्ट नहीं है, ये स्पष्ट रूप से एक चुंबन है। अर्जुन सक्सेना ने हंसते हुए कहा, तो फिर बताओ, क्या मेरा चुंबन आइसक्रीम से भी मीठा और स्वादिष्ट है? अनन्या शर्मा ने इस बारे में गंभीरता से सोचा और अचानक मीठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ। अर्जुन सक्सेना की आंखें चमक उठीं। लगता है ये शराब अच्छी चीज है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनन्या शर्मा नशे में इतनी क्यूट हो जाएंगी। आमतौर पर वो इतनी बेबाकी से अपनी बात जाहिर नहीं करतीं। क्या आप अब भी इसे चाहते हैं? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। अनन्या शर्मा मुस्कुराए, अचानक उसकी बाहों से फिसल गई, मेज पर भागी और चंचलता से बोली, नहीं, मुझे अभी भी आइसक्रीम चाहिए, हे। वह दौड़कर रसोई में गई, फ्रिज से आइसक्रीम का एक डिब्बा निकाला और चम्मच से उसे अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही ठंडी और मीठी आइसक्रीम उसके मुंह में डाली गई, अनन्या शर्मा ने संतुष्टि से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब से वह गर्भवती हुई है, उसने अपने खान पान पर बहुत संयम बरता है। आइसक्रीम बहुत ठंडी होती है और उसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान उसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए इस समय एक निवाला खाने से वाकई बहुत संतुष्टि मिलती है। अर्जुन सक्सेना ने दूर से उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान थी। जब अनन्या शर्मा ने आधा डिब्बा खा लिया और खाना जारी रखना चाहती थी, तो अर्जुन सक्सेना उनके पास आए और उनके हाथ में चम्मच पकड़ लिया। ठीक है अनन्या, आज तुमने बहुत खाया है और रात को बहुत शराब भी पी है। अगर ये आइसक्रीम का डिब्बा फिर से खाया तो कल तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। अनन्या शर्मा ने मुंह बनाते हुए दुखी होकर कहा, मैंने काफी समय से आइसक्रीम नहीं खाई है। अर्जुन सक्सेना, प्लीज मुझे और खाने दो। पत्नी,
क्या तुम्हें याद नहीं, कल स्कूल की शरदकालीन खेलकूद प्रतियोगिता में तुमने 1500 मीटर दौड़ के लिए नामांकन कराया था। अगर तुम आज रात आइसक्रीम का ये डिब्बा खत्म कर दोगी तो कल तुम्हें जरूर बेचैनी होगी और तब तक तुम दौड़ भी नहीं पाओगी। अर्जुन सक्सेना ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया। लेकिन नशे में धुत अनन्या शर्मा ने ये बिल्कुल नहीं खाया। अर्जुन सक्सेना के आइसक्रीम लेने के बाद वो सीधे अर्जुन सक्सेना की कमर से लिपट गई। उसके गाल उसकी पीठ से सट गए, उसकी बाहें हल्के से कांप रही थीं और उसकी आवाज़ धीमी थी। उसने नखरे से कहा, अर्जुन सक्सेना, मुझे और खाना दो, बस थोड़ा सा खा लो, ठीक है? ये सचमुच जानलेवा है। अर्जुन सक्सेना ने अपना एडम्स एप्पल रोल किया, अपने हाथ में रखी आइसक्रीम पर नज़र डाली, उसे सीधे अपने सामने टेबल पर रख दिया, फिर मुड़कर अनन्या शर्मा को गले लगा लिया। आइसक्रीम खाना बंद करो, मेरे पति के पास तुम्हारे लिए कुछ बेहतर है। ये कहते हुए वह अनन्या शर्मा को सीधे दूसरे बेडरूम में ले गया। मास्टर बेडरूम में तीनों छोटे बच्चे थोड़ी देर तक सोए, क्योंकि वे आज बाहर गए थे। शरद ऋतु के आरंभ में जंगल में कीड़ों की चहचहाहट बाहर से स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी और चांदनी सफ़ेद धुंधले पर्दे के माध्यम से फर्श पर चमकती थी और वह सफ़ेद होकर जमीन पर गिरती थी। अगली सुबह जब अनन्या शर्मा उठी तो वह पहले से ही मास्टर बेडरूम में बड़े बिस्तर पर थी। उसके बगल वाली सीट खाली थी और तीनों बच्चे पालने में नहीं थे। विशाल बेडरूम में वह अकेली लग रही थी। अनन्या शर्मा उठते ही भौहें चढ़ाकर बैठ गईं। ये दुखदायक है, इससे पूरे शरीर में दर्द होता है, सिर दर्द, पीठ दर्द, जबड़े का दर्द। कल रात अनन्या शर्मा ने एक हाथ से अपना माथा ढक लिया और कल रात की घटना को याद किया। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है और फिर बाद में जो कुछ हुआ उससे सोचकर अनन्या शर्मा दंग रह गई। पजामे के बाहर की त्वचा गर्दन से लेकर गालों तक इंच इंच लाल हो गई थी। वह उसकी अनन्या शर्मा ने अपने गर्म गालों को अपने हाथों में छिपा लिया और शर्म से सिर हिला दिया। बाथरूम में अनन्या शर्मा नहाते हुए खुद को आईने में देख रही थी। झुंझलाहट और शर्म से भरा उसका चेहरा यान रान सबसे स्वाभाविक रूजा था। उसने कसम खाई कि वह कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगी, यहाँ तक कि फलों वाली शराब को भी नहीं। वे बेर मदिरा जो फलों के रस की तरह मीठी होती हैं, भयानक होती हैं। सुबह 9:30 बजे अनन्या शर्मा आखिरकार बेडरूम से बाहर आई। मौसी बच्चों को धूप सेंकने के लिए लिविंग रूम में ले जा रही थी और छोटे बच्चे खुश थे और लगातार हंस रहे थे। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की आवाज़ नहीं सुनी। वह गलियारे में खड़ी थी, सावधानी से अपना सिर बाहर निकाल रही थी, देखना चाहती थी कि अर्जुन सक्सेना वहाँ है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने नज़र घुमाई, बगल वाले स्टडी रूम का दरवाज़ा अचानक खुल गया और अर्जुन सक्सेना दरवाजे पर खड़ा था। वह उसके बहुत पास था और मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अनन्या शर्मा की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और अवचेतन रूप से वह भागना चाहती थी, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी बाहों में ले लिया और फुसफुसाया, गुड मॉर्निंग अनन्या। अनन्या शर्मा गई, उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई, बस हल्के से सिर हिला दिया। उसे इस हालत में देखकर अर्जुन सक्सेना अपने चेहरे की मुस्कान रोक नहीं पाया। उसे पता था कि उसकी पत्नी आज सुबह उठी है और कल रात की बात याद करके उसे ज़रूर शर्म आएगी। पत्नी, हम दोनों की सगाई हो चुकी है। कल रात जैसी स्थिति में ऐसा होना सामान्य है, लेकिन अगर आप हमेशा से इतनी शर्मीली रही हैं तो आप बाद में लिविंग रूम में जा सकती हैं। आंटियां इसे देखेंगी, वे सभी लोग यहाँ आए हैं। जब अनन्या शर्मा ने ये सुना तो उनका शरीर अचानक से स्तब्ध हो गया और उन्होंने जल्दी से अपनी स्थिति को समायोजित करना शुरू कर दिया। मैं अपनी चाचियों को ये देखने के लिए नहीं कह सकता। बंद कमरे में उसके और अर्जुन सक्सेना के बीच क्या हुआ, किसी को पता नहीं। अगर मौसियों को कुछ दिख गया तो बड़ी शर्म की बात होगी। ये देखकर कि इस वाक्य का असर हुआ है, अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया और सबसे पहले अध्ययन कक्ष से बाहर चले गए। अनन्या शर्मा ने कुछ गहरी सांसें लीं, अपना हाथ उठाकर अपने गाल को छुआ, ये सुनिश्चित किया कि उसका चेहरा अधिक गर्म न हो और उसके पीछे लिविंग रूम में चली गई। जब चाची वांग ने उन्हें देखा तो उन्होंने तुरंत मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। महोदय, महोदया, सुप्रभात महोदया, आज सामान्य से देर से उठीं। अनन्या शर्मा ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल रात देर से लौटी थी और आज भी देर से उठी। आंटी झांग, जो स्थिति से अनजान थीं, मुस्कुराईं और बोलीं, कल रात बहुत चहल पहल थी,
श्रीमती और श्रीमान को बहुत देर से वापस आना चाहिए था, लेकिन क्या श्रीमती और श्रीमान ने कल रात आइसक्रीम खाई थी? जब मैं आज सुबह आई तो मैंने देखा कि आइसक्रीम का एक डिब्बा मेज पर रखा है और वह पूरी तरह पिघल गया है। क्या आप इसे कल रात फ्रिज में रखना भूल गए थे? आइसक्रीम के आधे डिब्बे की बात करते हुए अनन्या शर्मा को तुरंत कुछ याद आ गया और उन्होंने शर्माते हुए कहा, अच्छा, मैंने खा लिया। कल रात आधी आइसक्रीम खाने के बाद मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई और साफ सफाई करना भूल गई। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा। उसकी आंखें उससे पूछ रही थीं कि उसने आज सुबह इस घटना के बाद की स्थिति का ध्यान क्यों नहीं रखा, और उसने आंटी झांग को भी ये दिखा दिया। अर्जुन सक्सेना ने अपनी हंसी रोकी और आवाज़ धीमी करते हुए कहा, अनन्या, तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। मैंने कल रात बहुत मेहनत की थी और मैं बहुत थक गया था। आज सुबह देर से उठा और आंटियां जल्दी आ गईं। अनन्या शर्मा ने जब ये सुना तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया। इस डर से कि कहीं मौसी देख न लें, वो पलटकर किचन में चली गई और दबी हुई आवाज़ में बोली, अरे, मुझे थोड़ी भूख लगी है, नाश्ता कर लो। अर्जुन सक्सेना अंततः उसे भागते हुए देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सका। दोपहर के समय अनन्या शर्मा ने भोजन के बाद थोड़ी देर की झपकी ली, फिर अपना सामान पैक किया और स्कूल के लिए निकल पड़ी। आज मुंबई विश्वविद्यालय में शरदकालीन खेलकूद प्रतियोगिता का पहला दिन है। अनन्या शर्मा ने 1500 मीटर लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता के लिए नामांकन कराया है। दौड़ दोपहर 3:30 बजे है, इसलिए उसे तैयारी के लिए पहले से पहुंचना होगा। अर्जुन सक्सेना भी अपना सामान पैक करके बच्चों और अपनी चाची को अनन्या शर्मा की प्रतियोगिता देखने के लिए ले आए और उनका उत्साहवर्धन किया। जब उनका ग्रुप खेल के मैदान में पहुंचा तो सिमरन रेड्डी, प्रिया मेहता और रिया मेहता पहले ही आ चुकी थीं। उन्हें देखकर सिमरन रेड्डी ने तुरंत हाथ हिलाया और जोर से कहा, अनन्या, इधर आओ। अनन्या शर्मा आई और जब प्रिया मेहता ने उन्हें और अर्जुन सक्सेना को देखा तो उन्होंने तुरंत शर्मिंदा होकर कहा, अनन्या, अर्जुन सक्सेना, कल रात मुझे माफ़ करना, मैंने पहली बार फ्रूट वाइन पी थी। मुझे नहीं पता कि नशे में आना आसान है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बाद में बहुत ज़्यादा पी लिया। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपकी शराब खराब नहीं है। मिस लियांग शर्माते हुए मुस्कुराईं और बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने बहुत ज़्यादा पी लिया और इतनी बातें करने लगी। अगर आपको बुरा न लगे तो कोई बात नहीं, वरना अनन्या कमाल की है। इतना पीने के बाद भी मुझे नशा नहीं हुआ। मुझे याद भी नहीं कि मैं कैसी थी। जब मैं वापस आई तो मुझे याद आया कि अनन्या उस समय भी जाग रही थी। अगर आपने मुझे याद न दिलाया होता तो मैं मजाक कर देती। अनन्या शर्मा, जो नशे में होने से परेशान थी, ने ये सुना और उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई, लेकिन अपने रूममेट के सामने उसने अपनी छवि बनाए रखी और कहा, ये ठीक है जियाओ जी, जब आप बहुत अधिक पीते हैं तो आप बहुत प्यारे लगते हैं। उसकी नशे की हालत प्रिया मेहता से भी अधिक थी, लेकिन क्योंकि अर्जुन सक्सेना ने समय रहते उसे रोक लिया, इसलिए उसने अपने रूममेट्स के सामने यह बात जाहिर नहीं की। सिमरन रेड्डी ने बगल से कहा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अनन्या, मुझे याद है जब तुम पिछली बार क्लास रियूनियन में थी तो तुम हमेशा शराब पीने से परहेज करती थीं। मुझे लगा था कि तुम शराब नहीं पी सकती, लेकिन कल रात मैंने तुम्हारा अल्कोहल लेवल देखा। बहुत बढ़िया। रिया मेहता ने भी फॉलो किया। हाँ अनन्या, कल रात मैं इतनी नशे में थी कि बेहोश हो गई थी। सिमरन रेड्डी एलर्जी की वजह से ज़्यादा नहीं पीती थी। तुम भी लगभग उतनी ही पीती हो जितनी हम पीते हैं, लेकिन तुम अकेली होश में थी। ये शब्द सुनकर अनन्या शर्मा खुद को रोक नहीं पाईं। अपनी पत्नी के शर्मिंदा चेहरे को देखकर अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, क्या दोपहर का खेल शुरू होने वाला है? सिमरन रेड्डी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, दोपहर का खेल पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन अनन्या की 1500 मीटर दौड़ 3:30 बजे से पहले शुरू नहीं होगी और हम पहले ही कई सुबह की प्रतियोगिता समाप्त कर चुके हैं। अनन्या शर्मा ने मन ही मन अपने पति की बुद्धि की तारीफ की और जल्दी से बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, आप सब खत्म हो गए? उस सुबह की लड़ाई कैसी रही? प्रिया मेहता ने कहा, सिमरन रेड्डी ने ऊंची कूद में पहला स्थान हासिल किया। मैंने लंबी कूद में रिपोर्टिंग की और तीसरा स्थान हासिल किया। जियाओजिंग ने 4x4100 मीटर रिले में रिपोर्टिंग की और टीम ने भी दूसरा स्थान हासिल किया। अनन्या शर्मा ने जब ये सुना तो तुरंत खुश होकर बोले, ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। लगता है दोपहर में खूब मेहनत करनी पड़ती है। सिमरन रेड्डी ने ये शब्द सुने।
अनन्या, हम सब तो छोटे मोटे इवेंट्स में ही हैं, तुमने इस बार 1500 मीटर के लिए ही क्यों साइन अप किया? महिलाओं के ग्रुप में ये सबसे लंबी प्रतियोगिता थी और मुश्किल भी थी। हाँ अनन्या, मैं भी पूछना चाहती हूँ, तुमने 1500 क्यों बताया? हमारे पास खेल के मैदान के एक चक्कर में सिर्फ 400 मीटर होते हैं और 1500 मीटर 4 चक्करों के लिए खेल के मैदान के पास होते हैं। दूरी बहुत लंबी है, मुझे आमतौर पर एक चक्कर पूरा करने में बहुत मुश्किल होती है, स्पीड की तो बात ही छोड़िए। रिया मेहता ने भौहें चढ़ाईं। अनन्या शर्मा ने कहा, जब मैंने साइन अप किया था तब मैं देर से आई थी। हाल ही में मैं कक्षाओं के अलावा स्कूल नहीं गई हूँ। जब खेल आयोग ने मुझे सूचित किया तो केवल 1500 प्रोजेक्ट बचे थे, इसलिए मैं शीर्ष पर पहुँच गई। हर साल 1500 मीटर की खेल प्रतियोगिता में लंबी दूरी की दौड़ में लोगों की कमी होगी, क्योंकि इसे पूरा करना बहुत मुश्किल होता है और कई लड़कियां बीच में ही हार मान लेती हैं। जो लोग वास्तव में प्रतियोगिता पूरी कर पाते हैं और ज़्यादा बात कर पाते हैं, वे मूल रूप से स्पोर्ट्स कॉलेज के ही होते हैं। अनन्या, क्या तुम सच में भाग जाओगी? प्रिया मेहता ने पूछा। सिमरन रेड्डी ने कहा, अनन्या, दबाव में मत रहो, जियाओजी सही कह रही है। पिछले सालों में हर 1500 मीटर पर 20 लोग दौड़ शुरू करते थे, लेकिन अंत में सिर्फ 5 या 6 लोग ही दौड़ पूरी कर पाते थे, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। बहुत ज़्यादा, हम अब और नहीं दौड़ सकते, हम बस हार मान लेते हैं। उनकी बातें सुनकर अनन्या शर्मा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरी अनन्या शर्मा की डिक्शनरी में बीच में हार मान लेने जैसा कोई शब्द नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, मैं रैंकिंग के लिए लड़ूंगा, लेकिन मुझे पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अनन्या शर्मा की बातें सुनकर तीनों रूममेट्स की आंखें थोड़ी चिंता से भर गईं। तभी अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा का हाथ थाम लिया और कहा, अनन्या, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर कर सकती हो और मैं और बच्चे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे लिए चीयर करते हैं। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और आत्मविश्वास से सिर हिलाया। 3:30 बजे से पहले अभी भी आधे घंटे से अधिक समय है और खेल का मैदान लगभग छात्रों से भर गया है, जिसमें परियोजना प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले एथलीट और कक्षा के कई छात्र शामिल हैं जो प्रतियोगिता को देखने और उत्साहवर्धन करने आए हैं। अनन्या शर्मा की कक्षा खेल के मैदान के पश्चिम की ओर थी। सामने 4 डेस्क करीने से रखे हुए थे और पीछे आराम करने के लिए 20-30 स्टूल रखे हुए थे। सिमरन रेड्डी उन्हें कक्षा में ले गईं। जैसे ही उन्होंने अनन्या शर्मा को देखा, क्लास में मौजूद लोग तुरंत उबल पड़े। स्कूल का फूल यहाँ है। पिछले 2 सेमेस्टर में अनन्या शर्मा ने स्कूल में ज़्यादा समय नहीं बिताया। पिछले सेमेस्टर में वह एक सेमेस्टर के लिए स्कूल नहीं गई थी और वह अंतिम परीक्षा देने आई थी। उस समय सभी ने अनुमान लगाया कि क्या अनन्या शर्मा की शैक्षणिक धमकियां टूटने वाली हैं, और परिणाम कुछ भी नहीं था। परिणामों के बारे में सोचें तो वे अभी भी पहले स्थान पर मजबूती से विराजमान हैं। इस सेमेस्टर में अनन्या शर्मा ने कोई भी क्लास मिस नहीं की। जूनियर ईयर में ज़्यादा कोर्स नहीं होते, सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, इसलिए अनन्या शर्मा आमतौर पर क्लास के अलावा स्कूल नहीं जाती। लेकिन उनकी विभिन्न किंवदंतियां अभी भी स्कूल फोरम के हॉट सर्च पोस्ट पर लटकी हुई हैं। इस समय सहपाठियों ने उसके बगल में अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना को देखा और वे सभी उत्सुकता से देखने लगे और उसके बगल वाली कक्षा के छात्र भी इस ओर देखने लगे। पिछले सेमेस्टर के अंत में जब अनन्या शर्मा की आखिरी परीक्षा हुई तो अर्जुन सक्सेना खुद बच्चों को उसे लेने ले गए। उस समय उसी कक्षा के सहपाठियों ने ये सब देखा और यह घटना कुछ देर तक मंच पर भी गूंजती रही। लेकिन अनन्या शर्मा की कक्षा के इन छात्रों के अलावा किसी अन्य छात्र ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा और वे हमेशा इस मामले को लेकर संशय में रहे। इस समय अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना को एक साथ दिखाई देते हुए उनके पीछे 3 चाची हैं। 3 बच्चे की गाड़ियों को धक्का देते हुए बड़े आदमी की गपशप आत्मा तुरंत प्रज्वलित होती है। फोरम पर जो हॉट पोस्ट लिखा गया था वो सच है। सुष्मिता शर्मा ने सचमुच शादी कर ली और उनके बच्चे भी हो गए। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हम मुंबई विश्वविद्यालय, जो सदी में एक बार स्कूल चलाने वाला तानाशाह है, ने तो दूसरे साल में ही शादी कर ली और बच्चा भी हो गया। और बात यह है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई में ज़रा भी देरी नहीं की और पिछले सेमेस्टर के अंत में उन्हें पहला स्थान मिला। इस सेमेस्टर की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली। निश्चय ही परमेश्वर का अध्ययन करने वाला जीवन कुछ ऐसा है जिसकी हम साधारण लोग कल्पना भी नहीं कर सकते।
क्या उसके बगल में खड़ा वो खूबसूरत लड़का उस स्कूल गर्ल का पति हो सकता है? कितना अच्छा लग रहा है। स्कूल गर्ल के साथ खड़ा वो बिल्कुल सुनहरे लड़के और लड़की जैसा लग रहा है। मैं इसे साफ कर दूंगा। निश्चित रूप से केवल वही शीर्ष सुंदर पुरुष ही सुंदर महिलाओं को जीत सकते हैं। इतने खूबसूरत पति के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि स्कूल गर्ल गिर जाएगी। अगर मैं होती तो मैं उससे शादी कर लेती और उसके लिए बंदर पैदा करती। वाह काका, क्या पीछे वाले 3 प्यारे बच्चे उस स्कूल वाली लड़की और उस हैंडसम लड़के के बच्चे हैं। ये तो बहुत प्यारे हैं। पोस्ट में लिखा था कि पीनट्सू के बच्चे 3 थे और वहाँ 3 स्ट्रॉलर थे और 3 बेहद गोरे और कोमल बच्चे थे। लगता है ये सब सच है। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि अगर भगवान तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा खोलते हैं तो तुम्हारे लिए एक खिड़की भी बंद कर देते हैं। लेकिन सुष्मिता शर्मा के बारे में क्या? भगवान ने उनके लिए क्या बंद कर दिया? शानदार शक्ल, तेज दिमाग और उतना ही खूबसूरत बेमिसाल पति और वो प्यारे से 3 बच्चे जो कोई और नहीं मांग सकता। ये तो एकदम सही जोड़ी है ना? आसपास के सभी सहपाठी हैरान रह गए और अनन्या शर्मा की कक्षा में भी हड़कंप मच गया। पिछले फाइनल एग्जाम में अनन्या शर्मा के परिवार और अर्जुन सक्सेना के बच्चों को पहली बार सभी ने देखा था। उस समय सब सदमे में थे और ज्यादा लोगों के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ अनन्या शर्मा के 3 रूममेट्स ही नमस्ते करने गए। इस बार कई सहपाठी छात्राएं इसे और सहन नहीं कर सकीं और बच्चों को देखने के लिए दौड़ पड़ीं। प्यारे प्यारे आरव, आन्या और रिया को जिंदगी से जरा भी डर नहीं लगता। अपने आसपास ढेर सारे अंकल आंटी देखकर तीनों नन्हे मुन्ने मुस्कुरा उठे। हे भगवान, अनन्या शर्मा के परिवार में बच्चे कितने प्यारे हैं। ये खूबसूरत बच्चे उनके पति पत्नी की एक अनमोल विरासत हैं। ये न सिर्फ दिखने में अच्छे हैं बल्कि हंसना भी बहुत पसंद करते हैं। ये प्यारे बच्चे बस छोटे बच्चे ही नहीं हैं। फरिश्ता, देखो ये बच्चा अभी भी हमारी तरफ हाथ हिला रहा है। एक सहपाठी ने आरव की तरफ इशारा करते हुए कहा। सबसे बड़े बच्चे आरव को अपनी मौसी के साथ खेलना बहुत पसंद है। वह तीनों बच्चों में इकलौता लड़का है और सबसे बड़ा भी। उसे अपनी बहनों के साथ खेलने की आदत है। जब वह अपनी मौसी को देखता है, खासकर किसी खूबसूरत मौसी को, तो वह बहुत खुश होता है। सच में कितना प्यारा है। हाँ, याद है पिछली बार किस करने वाला ये बच्चा सबसे पहले था। हालांकि अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है, फिर भी पिछले सेमेस्टर जितना ही प्यारा लगता है। मुझे याद आया, हाँ, इस तरह से देखने पर तीनों बच्चे वाकई बहुत बड़े हो गए हैं। बड़े लड़कों को 3 छोटे लड़कों ने घेर रखा था और पूरे विश्राम क्षेत्र में केवल 3 लड़कियां ही पीछे की पंक्ति में बैठी थीं और हिली नहीं। उनमें से एक पेंग जियायू थी जिसने पिछले सेमेस्टर के अंत में अनन्या शर्मा का मजाक उड़ाया था और कहा था कि वह कोर्स में फेल हो जाएगी। उसके बगल में बैठी दोनों लड़कियां भी उसी खेमे की लग रही थीं। कक्षा के ज्यादातर सहपाठी अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना से परिचित नहीं थे, फिर भी सभी ने उनका विनम्रता से स्वागत किया। अनन्या शर्मा स्कूल में आमतौर पर ठंडी रहती हैं, ये बात सभी जानते हैं। केवल पेंग जियायू ने जब से अनन्या शर्मा और अन्य लोग आए थे, बिना पलक झपकाए उनकी ओर देखा। अध्याय 415 सिमरन रेड्डी ने पेंग जियायू को काफी समय से नोटिस किया था, इसलिए उसने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में खतरा स्पष्ट था। पेंग जियायू दंग रह गई। वह खड़ी हुई और अनन्या शर्मा के सामने आकर उत्तेजक लहजे में बोली, सुष्मिता शर्मा, मैंने सुना है कि तुमने भी 1500 मीटर के लिए साइन अप किया है। बस मैं भी इस प्रोजेक्ट में हूँ। बाद में हम एक अच्छा खेल खेल सकते हैं। पिछले सेमेस्टर के अंत में पेंग जियायू को लगा कि अनन्या शर्मा निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में असफल हो जाएगी और फिर वह पूरे ग्रेड में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सक्षम होगी और वह राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति जीतने वाली एकमात्र छात्रा थी। नतीजतन उसे उम्मीद नहीं थी कि जब उसने अपने ग्रेड देखे तो उसके ग्रेड के नीचे लिखा संदेश ये दर्शाता था कि वह स्कूल स्तरीय छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती है। उसने तुरंत शैक्षणिक मामलों के कार्यालय को फ़ोन करके जानकारी ली और पता चला कि पिछले सेमेस्टर में भी प्रथम स्थान पर अनन्या शर्मा ही थी। पेंग जियायू को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। अपने नए साल की शुरुआत से ही हर फाइनल और मिड टर्म परीक्षा में अनन्या शर्मा का ही दबाव था, लेकिन पिछले सेमेस्टर में अनन्या शर्मा पूरे सेमेस्टर स्कूल नहीं आई और उसने बाहर ही बच्चे को जन्म दिया। पढ़ने का समय आ गया है, फिर भी वो पहला स्थान कैसे ले सकती है? वह इसका पता नहीं लगा सकी, लेकिन तथ्य उसके सामने था। पेंग जियायू केवल इसे स्वीकार कर सकती थी
लेकिन वह अपने दिल में अनन्या शर्मा से अधिक असंतुष्ट हो गई। इस बार वह 1500 मीटर दौड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि 1500 मीटर दौड़ महिलाओं के समूह में सबसे अलोकप्रिय दौड़ है और कई लड़कियां इसमें टिक नहीं पातीं। साइन अप करें। पेंग जियायू निश्चित रूप से खुद को दोषी महसूस करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अनन्या शर्मा ने 1500 मीटर दौड़ के लिए नामांकन कराया है, तो उन्होंने तुरंत खेल आयोग से संपर्क कर नामांकन कराने की अपनी इच्छा में संशोधन करवाया और 400 मीटर की दौड़ को 1500 मीटर में बदलवा दिया। प्रदर्शन के मामले में वह हमेशा अनन्या शर्मा से हारती रही है। पेंग जियायू बहुत नासमझ है, इसलिए उसे इस खेल प्रतियोगिता में अनन्या शर्मा से ज़्यादा दौड़ना होगा। भले ही उसे पता हो कि वह अंत में चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह अनन्या शर्मा से ज़्यादा देर तक टिकी रह सकती है, तब तक वह जीत जाती है। आज की 1500 मीटर दौड़ में पेंग जियायू चैंपियनशिप के लिए नहीं जा रही थी, वह स्कूल में सबके सामने अनन्या शर्मा को दबाना चाहती थी। पेंग जियायू के उकसावे पर सिमरन रेड्डी सबसे पहले भौहें चढ़ाने लगीं। वो लंबी थी और ऊपर जाने ही वाली थी कि अनन्या शर्मा ने उन्हें धीरे से खींच लिया। खेल बैठक में कक्षा के अंदर ही उपद्रव हो जाता है, जो पूरे स्कूल के सामने शर्मनाक है। अनन्या शर्मा ने सिमरन रेड्डी को रोका, पेंग जियायू की तरफ देखा और कहा, स्कूल स्तर की खेल बैठक, कृपया नियम समझ लीजिए। आपकी प्रतिद्वंद्वी मैं नहीं हूं और मेरा निशाना आप बिल्कुल नहीं हैं। तो फिर रुको और देखो अनन्या शर्मा, आज के 1500 मीटर में मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ और दूर तक दौड़ूंगा। पेंग जियायू ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना से बात की, उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लगभग 3:30 बज रहे थे जब खेल के मैदान के प्रवेश द्वार पर अचानक चहल पहल बढ़ गई। टेकअवे कपड़ों में छोटा भाई अस्थायी रूप से उधार लिया गया एक बड़ा फोम बॉक्स वाला घुमक्कड़ खींचता हुआ धीरे धीरे अनन्या शर्मा की कक्षा की ओर बढ़ रहा था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि श्री सक्सेना कौन है? अर्जुन सक्सेना ने हाथ उठाया। ये नमस्ते श्रीमान सक्सेना, ये आपके द्वारा ऑर्डर की गई 45 कप दूध वाली चाय है। आपकी सलाह के अनुसार हमने आपको गर्म रखने के लिए बर्फ के टुकड़े तैयार कर लिए हैं। सभी ठंडे पे अब ठंडे हो गए हैं। कृपया रसीद की पुष्टि करें। अर्जुन सक्सेना ने डिब्बे पर नज़र डाली। उसमें ढेर सारे बर्फ के टुकड़े थे। दूध वाली चाय बर्फ के टुकड़ों के बीच में रखी थी और कप के बाहर पानी की बूंदें थीं। अर्जुन सक्सेना ने डिब्बे से एक छोटा सा अलग से पैक किया हुआ बैग निकाला और अनन्या शर्मा से कहा, अनन्या, ये मिल्क टी और फ्रूट टी अपने सहपाठियों के साथ बांटो। अनन्या शर्मा ने सभी से कहा, सभी लोग आकर दूध वाली चाय पी लें। जब युवा सहपाठियों ने ये शब्द सुने तो वे तुरंत वहां एकत्र हो गए। प्रत्येक ने डिब्बे में से अपना पसंदीदा स्वाद चुना और साथ ही उन्हें धन्यवाद भी दिया। स्कूल फूल और स्कूल फूल पति को धन्यवाद। अनन्या, तुम्हारे पति कितने दयालु हैं। तुम्हारी बदौलत हम इस समय एक कप आइस्ड मिल्क टी पी पा रहे हैं, जो वाकई बहुत अच्छा है। अनन्या के परिवार को दूध चाय के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। एनिमेशन क्लास 1 के सभी सदस्य अनन्या और इस खूबसूरत सज्जन को हार्दिक बधाई दें। यह मॉनिटर ही था जिसने बात की और उसने वकालत की और सभी ने तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट का अनुसरण किया और एक साथ कहा, अनन्या के परिवार को धन्यवाद, अनन्या को धन्यवाद। उनके बगल वाली कक्षा ने देखा और कई लोगों के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे। वाह, स्कूल का फूल हमारी क्लास का क्यों नहीं है? इस गर्मागर्म स्पोर्ट्स मीटिंग में मुझे भी एक कप बर्फ सी ठंडी दूध वाली चाय चाहिए। स्कूल के फूल के परिवार वाले वाकई अनोखे हैं। शॉट लगते ही पूरी क्लास दूध वाली चाय पी लेगी। ईर्ष्या से रोना आ गया। अनन्या शर्मा द्वारा दूध वाली चाय बांटने के बाद अर्जुन सक्सेना ने उन्हें वह बैग थमा दिया। लो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। चमेली के हरे रंग का दूध वाला ढक्कन, बिना चीनी का, साथ में तुम्हारा पसंदीदा दूध वाला ढक्कन। उनके हाथ में एकमात्र दूध वाली चाय को देखकर अनन्या शर्मा को बहुत मिठास महसूस हुई और उन्होंने ऊपर देखकर कहा, धन्यवाद अर्जुन सक्सेना। जिन पूर्व छात्रों ने ये दृश्य देखा वे भी पागल हो रहे हैं। मैंने तो कमाल कर दिया। सहपाठियों, आज मैं कैंडी की इस लहर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। स्कूल के फूल का पति बहुत अच्छा है। वह न सिर्फ स्कूल के फूल की पूरी कक्षा के लिए दूध वाली चाय मंगवाता है, बल्कि अपनी पत्नी को प्यार का एक टुकड़ा भी देता है। वाह वाह, ये कैसा परिप्रेम है। मैं आज यहाँ खेल मीटिंग के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ कुत्ते का खाना खाने आया हूँ। मुझे कहना पड़ेगा कि कुत्ते के खाने की यह लहर बहुत मीठी है।
मुझे डायबिटीज हो जाएगी। मैं गलत नहीं हूँ। हमारी बिंदास स्कूल गर्ल का एक कोमल और प्यारा पक्ष भी है। सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं का ये कैसा परिरूप है। क्या ये सीपी भगवान का ही नमन नहीं है। जब एनिमेशन कक्षा 1 के सहपाठियों ने ये सुना तो वे सभी अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की ओर देखने लगे। उनके हाथों में दूध वाली चाय थी। वे ईर्ष्यालु भी थे और खुश भी। वे स्कूल की सुंदरियों के सहपाठी बनकर सचमुच गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कक्षा 1 में लगभग सभी को दूध वाली चाय मिली, केवल पेंग जियायु, जिसने अभी अभी अनन्या शर्मा को उकसाया था, और उसकी 2 सहेलियां कोने में बैठी थीं और अजीब सी लग रही थीं। अभी अभी उन्होंने अनन्या शर्मा के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था और अब उन्हें दूध वाली चाय मिलने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। 1 कप दूध वाली चाय कुछ भी नहीं है। असल बात तो यह है कि पूरी क्लास पी रही है और बस वो अलग लग रहे हैं। जैसे ही सब लोग दूध वाली चाय पी रहे थे, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, भाई अर्जुन। विक्रम पटेल आगे बढ़े, अर्जुन सक्सेना के सामने खड़े हो गए और आश्चर्य से बोले, भैया अर्जुन, भाभी, ये तो आप ही हैं। मैंने तो बस तीनों बच्चों की घुमक्कड़ गाड़ी देखी थी, मुझे लगा कि मैं गलत हूँ। विक्रम पटेल को देखकर अर्जुन सक्सेना ने संदेह से पूछा, विक्रम पटेल, तुम यहाँ क्यों हो? यह मुंबई विश्वविद्यालय है, उनका स्कूल नहीं। विक्रम पटेल ने अपनी छाती पर लगे QR कोड बिलबोर्ड और हाथ में लिए हुए फ्लायर को हिलाते हुए कहा, मैं यहाँ अपने किन ब्रांड के शैम्पू का प्रचार करने आया हूँ। यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, लाओ यांग और लाओ सुन भी हैं। क्या आज मुंबई विश्वविद्यालय का शरदकालीन खेल सम्मेलन नहीं है? हुआ यूं कि सभी छात्र खेल के मैदान में जमा थे और भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए हमने सोचा कि इस समय का इस्तेमाल उत्पादों की एक लहर का प्रचार करने और ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में लाने के लिए किया जाए। विक्रम पटेल ने फोन किया और अमित खन्ना और राहुल मेहता तुरंत आ गए। अर्जुन भैया, क्या आप अपनी भाभी के साथ खेल मीटिंग में जा रहे हैं? क्या आपकी भाभी आज कोई खेल खेल रही हैं? विक्रम पटेल ने पूछा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, अच्छा, आपकी भाभी 1500 मीटर बाद में दौड़ेंगी। भाभी कमाल की हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ इत्तेफाक से आ गए। भाभी, हम बाद में मिलकर आपको खुश करेंगे। भाभी की प्रतियोगिता है, कितना बड़ा इत्तेफाक है। आज मैंने जो छोटे छोटे प्रमोशनल गिफ्ट बनाए हैं वे काम आ सकते हैं। अमित खन्ना ने खुशी से अपनी बड़ी जेब निकाली तो अंदर रंग बिरंगे छोटे छोटे खिलौने दिखाई दिए। इस तरह का खिलौना आमतौर पर माहौल को बदल देता है। एक हैंडल पर 3 छोटी हथेलियों की आकृति, जिसे हिलाने पर तीनों छोटे हाथ आपस में टकराते हैं और तालियों की आवाज निकलती है। अमित खन्ना और उनके साथियों ने इसे एक छोटे से उपहार के रूप में इस्तेमाल किया और जो छात्र इस समूह में शामिल होंगे वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। संयोग से मुंबई विश्वविद्यालय में इन दिनों खेल कूद का आयोजन हो रहा है और इस तरह का गैजेट बहुत लोकप्रिय है। 1500 मीटर की दौड़ जल्द ही शुरू होने वाली है। अनन्या शर्मा को तैयारी के लिए बुला लिया गया है। अर्जुन सक्सेना बच्चों को शुरुआती लाइन तक ले गए और रूममेट्स हाथों में छोटे छोटे खिलौने लिए उनके पीछे पीछे चल पड़े। आओ भाभी, आओ अनन्या, बच्चों, आओ मिलकर माँ का उत्साह बढ़ाएं। अर्जुन सक्सेना ने हर बच्चे को एक छोटा सा खिलौना दिया और तीनों नन्हे मुन्ने खुशी से झूम उठे। माँ स्टार्टिंग लाइन पर खड़ी अनन्या शर्मा ने अपने प्यारे बच्चों को देखा और तुरंत महसूस किया कि वह ऊर्जा से भरी हुई हैं। क्या ये 1500 मीटर नहीं है? उसका बैकस्टेज इतना मजबूत है, वह जरूर कर सकती है। आओ अनन्या शर्मा। शुरुआती बंदूक के बारे में सोचने के बाद सभी खिलाड़ी दौड़ पड़े। पेंग जियायु अनन्या शर्मा के बगल में ट्रैक पर खड़ी थी। शुरू से ही उसका ध्यान अनन्या शर्मा पर था। खेल शुरू होते ही वह दौड़कर अनन्या शर्मा के सामने आ गई। ये देखकर कि अनन्या शर्मा ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, पेंग जियायु सीधे अनन्या शर्मा के ट्रैक पर दौड़ी और उसे दबाया। अनन्या शर्मा ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा और निरंतर गति से आगे दौड़ती रही। 1500 मीटर की दौड़ में ज्यादातर संघर्ष धीरज का होता है। अगर आप तेज दौड़ना नहीं चाहते तो आपको गति के लिए संघर्ष करना होगा। बहुत से लोग जल्दी में होते हैं। जब वे आगे आते हैं और देखते हैं कि वे पीछे हैं तो वे सीधे गति बढ़ाकर दौड़ पड़ते हैं, जिससे पीछे वालों की ऊर्जा कम हो जाती है और अंत में वे पूरा रास्ता भी नहीं दौड़ पाते। अनन्या शर्मा इतनी निम्न स्तरीय गलती नहीं करेगी, इसलिए पेंग जियायु के उकसावे के सामने उसने सीधे तौर पर इसे नज़रअंदाज करना चुना। अर्जुन सक्सेना ने आरव को पकड़ रखा था और शुरू से ही अनन्या शर्मा का पीछा कर रहे थे,
लेकिन अनन्या शर्मा ट्रैक पर दौड़ी, जबकि अर्जुन सक्सेना खेल के मैदान के अंदर लॉन पर दौड़े। अनन्या, चिंता मत करो, ये पहला चक्कर है, धीरे धीरे दौड़ते हैं, अर्जुन सक्सेना ने धीरे से कहा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, अर्जुन सक्सेना, मेरे साथ मत दौड़ो, अगर तुम अभी भी आरव को पकड़े रहोगे तो बहुत थक जाओगे। मैं थका नहीं हूँ, मैंने बाहर जाने से पहले ही कह दिया था, आज मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे साथ दौड़ेंगे। अब क्योंकि बच्चे अकेले नहीं दौड़ सकते, मेरे पापा उन्हें पकड़कर तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम खेल पर ध्यान दो, बात मत करना, वरना थोड़ी देर में तुम्हारा गला और सीना दुखने लगेगा। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। अर्जुन सक्सेना और बच्चों के साथ होने से वह ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस कर रही थी। न केवल पूरी दूरी दौड़नी है, बल्कि रैंकिंग जीतने का भी प्रयास करना है। 400 मीटर का पहला चक्कर पूरा करने के बाद कई लोगों की गति धीमी हो गई। एक समान गति के कारण अनन्या शर्मा पहले ही ड्राइव में नीचे से छठे स्थान पर पहुंच चुकी थी। शुरुआती बिंदु से दोबारा गुजरते हुए रूममेट्स ने पागलों की तरह अपने छोटे छोटे थप्पड़ लहराए। आओ भाभी, अर्जुन सक्सेना ने आरव को स्ट्रॉलर में बिठाया और फिर अनन्या शर्मा को पकड़ने के लिए यूटोन को पकड़ लिया। पत्नी, अभी तो दूसरा चक्कर है, चिंता मत करो, धीरे धीरे दौड़ो, इस चक्कर में मैं और आन्या तुम्हारे साथ चलेंगे। अनन्या शर्मा ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखें मिठास से भर गईं। ये दृश्य देखकर मंच पर बैठे सहपाठी अचंभित रह गए और उन्होंने ईर्ष्या से अपनी मूल पंक्तियां बदल दीं। आज के 1500 मीटर के ट्रैक का नज़ारा कुछ अलग ही लग रहा है। हमारे स्कूल की हाई प्रोफाइल छात्रा अनन्या शर्मा सू के माता पिता के बगल में प्रतिस्पर्धा कर रही है। पूरे रास्ते आपके साथ चलना बहुत रोमांटिक है। बच्चों, इस लहर में कुत्ते का खाना मैं पहले करूंगा। उद्घोषक की आवाज़ पूरे खेल के मैदान में गूंज उठी और सभी छात्र उस ओर देखने लगे। यहाँ तक कि ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे छात्र भी बाहरी रनवे की ओर देखने लगे। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता जो मेरे साथ पूरी दौड़ में शामिल होता तो मैं भी 1500 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने को तैयार होती। एक अकेला कुत्ता कितना अकेला होता है। बात यह है कि स्कूल के फूल के परिवार वाले अभी भी अपने बच्चे को गोद में लिए हुए हैं। ये कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। क्या ये जिंदगी का सच्चा रोमांस नहीं है? मैदान पर 1500 मीटर दौड़ में भाग ले रहे छात्रों ने स्वाभाविक रूप से उद्घोषक की आवाज़ सुनी। कई लोगों ने अनन्या शर्मा की ओर देखा और आगे खड़े छात्र भी अपनी गति धीमी किए बिना नहीं रह सके। वाह, एक अकेले कुत्ते के लिए ये कितना दुखद है। इस 1500 मीटर के ट्रैक पर मैं और स्कूल का फूल एक भूमिगत और एक आकाश की तरह दौड़ रहे हैं। जब पेंग जियायूं ने उद्घोषक के शब्दों को सुना और देखा कि सभी का ध्यान अनन्या शर्मा पर था, तो वह बहुत असंतुष्ट थी और तुरंत अपनी गति तेज कर दी, उसे पूरी तरह से दूर फेंक दिया और जाने से पहले उसने जानबूझकर पीछे मुड़कर उसे एक उत्तेजक नज़र दी। अनन्या शर्मा ने उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, उसकी नज़रें हमेशा अर्जुन सक्सेना के शरीर पर थीं। दोनों एक दूसरे को स्नेह से देख रहे थे, उनकी नज़रें खींची हुई थीं और जो सहपाठी करीब से देख रहा था वह उत्तेजना से चीखने से खुद को नहीं रोक सका। स्कूल ब्यूटी का सीपी बहुत चकित है। तीसरे चक्कर में अर्जुन सक्सेना ने किशन को गले लगाया और अनन्या शर्मा के साथ दौड़े। 3.5 चक्कर पूरे हो चुके थे और 1000 मीटर की दौड़ लगभग पूरी हो चुकी थी। 3 छात्राएं पहले ही हार मान चुकी थीं और 3 और लड़कियां बहुत दूर गिर चुकी थीं। पीछे, हालांकि उन्होंने हार मानने के लिए हाथ नहीं उठाया, लेकिन वे रैंकिंग के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते थे, वे बस पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी करना चाहते थे। अनन्या शर्मा अब चौथे स्थान पर हैं और उनके सामने वाली लड़की पकड़ में नहीं आ पा रही है और गति धीरे धीरे कम होती जा रही है। पेंग जियायूं दूसरे स्थान पर दौड़ रही हैं, एक लंबी लड़की के पीछे चल रही हैं। लंबी लड़की दिखती है। जब मैं उठा, मैं खेल का अभ्यास कर रहा था और मेरी सहनशक्ति उनसे बहुत बेहतर थी, लेकिन मैं 1000 मीटर दौड़ने के बाद बहुत थक गया था और दौड़ते समय मैंने पसीना पोंछा। अनन्या शर्मा की तरफ देखते हुए अर्जुन सक्सेना ने उसके लिए पानी का गिलास खोला और जब अनन्या शर्मा पानी पी चुकी तो उन्होंने गीले टिश्यू से उसका पसीना पोंछा। दोनों को न तो कोई जल्दी थी और न ही कोई घबराहट। उनके लिए 1500 मीटर का ट्रैक एक साथ सुबह की दौड़ जैसा था। चौथे लैप की शुरुआत में अर्जुन सक्सेना ने बच्चों को नीचे उतार दिया और अनन्या शर्मा के साथ अकेले दौड़ पड़े।
यह आखिरी लैप था और स्प्रिंट का समय लगभग खत्म हो गया था। तीसरे लैप के दूसरे भाग में पेंग जियायू धीरे धीरे अपनी ताकत खोती जा रही थी। जब से उसे पता चला कि अनन्या शर्मा भाग ले रही है, वह हर दिन दौड़ती रही। वह राष्ट्रीय दिवस के दौरान कड़ी मेहनत कर रही थी। शुरुआत में उसके लिए 1500 मीटर दौड़ना संभव था, लेकिन शुरुआत में उसने अनन्या शर्मा को पछाड़ने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। अब जब उसकी सहनशक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई है, तो उसके पास गति बढ़ाने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। लेकिन अनन्या शर्मा अलग हैं। उन्होंने अपनी ताकत बनाए रखी है और अब वो आखिरी 300 मीटर तक दौड़ सकती हैं। 417वें अध्याय ने पहला स्थान जीता। अनन्या, क्या तुम तैयार हो? अब हम धीरे धीरे गति बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा जोर मत लगाना, अभी 300 मीटर बाकी हैं और हम आखिरी 100 मीटर के लिए दौड़ रहे हैं। अर्जुन सक्सेना ने स्थिर स्वर में कहा। वह भी अनन्या शर्मा के साथ दौड़ रहे थे और उन्होंने बच्चे को गोद में पकड़ रखा था, लेकिन अब वह बिल्कुल भी थके हुए नहीं दिख रहे हैं और उनकी सांसें स्थिर हैं। जब अनन्या शर्मा ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसका दिल, जो अभी तक तेजी से धड़क रहा था, शांत हो गया। अच्छा है, खैर, मेरी स्पीड के साथ चलो। अर्जुन सक्सेना ने धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा दी और अनन्या शर्मा उनके पीछे पीछे चलने लगीं। जब वह 100 मीटर दौड़ी तो पेंग जियायू पूरी तरह से थक चुकी थी। अनन्या शर्मा को अपने से आगे निकलते देख पेंग जियायू घबरा गई और तेजी से दौड़ना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में वास्तव में कोई शारीरिक शक्ति नहीं थी, इसलिए वह बस अनन्या शर्मा को अपने से आगे निकलते हुए देख सकती थी। आगे बढ़ते हुए और उससे दूर होते हुए। सबसे पहले दौड़ने वाली लड़की ने देखा कि अनन्या शर्मा उसका पीछा कर रही है और उसकी गति बढ़ती जा रही थी और उसे अचानक संकट का एहसास हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि 1500 मीटर की दौड़ में पहला स्थान उसे ही मिलेगा, क्योंकि वह एक खेल छात्रा है। हालांकि उसने सांडा की पढ़ाई की थी, लेकिन वह आमतौर पर अन्य गैर शारीरिक विषयों की तुलना में व्यायाम में ज़्यादा समय बिताती है। अप्रत्याशित रूप से आज के खेल में एक अज्ञात खिलाड़ी मौजूद था और वह थी सुष्मिता शर्मा, जो काफ़ी कमज़ोर दिख रही थीं। लड़की ने देखा कि अनन्या शर्मा अभी भी धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा रही थी और उसे थोड़ी घबराहट हुई। शुरुआत में उसकी योजना के अनुसार आखिरी 100 मीटर में तेज़ दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उसे डर है कि वह आखिरी 100 मीटर में उसके साथ नहीं चल पाएगी। अनन्या शर्मा तेज़ी से दौड़ रही है, क्योंकि अब अनन्या शर्मा उसे पकड़ने वाली है। ताकत की रक्षा नहीं कर सकते। स्प्रिंट। लड़की ने सीधे गति बढ़ा दी और दोनों के बीच की दूरी कम नहीं हुई, बल्कि अचानक और धीरे धीरे बढ़ गई। ये दृश्य देखकर अनन्या शर्मा खुद को कुछ कदम तेज करने से नहीं रोक पाईं। मैदान पर ऐसा ही होता है। आप सामने वाले को अपनी तुलना के तौर पर लेंगे। जब सामने वाला तेज चलने लगेगा तो आप भी अनायास ही उसके साथ तेजी से चलने लगेंगे। अर्जुन सक्सेना ने याद दिलाया, अनन्या, चिंता मत करो, जब दौड़ने का समय नहीं हो तो बस मेरे साथ रहो और मेरी गति का अनुसरण करो। वह अनन्या शर्मा को समझते हैं। एक लड़की होने के नाते उसके शरीर की विस्फोटक शक्ति सीमित होती है। एक लड़की के लिए 200 मीटर की तेज दौड़ लगाना बहुत मुश्किल होता है। अनन्या शर्मा ने अपने सामने अंतिम बिंदु की ओर देखा और प्रतिद्वंद्वी, जो उससे दूर हो गया था, ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन अर्जुन सक्सेना, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। मुझे पता है, कोई बात नहीं अनन्या, मुझ पर भरोसा रखो और मेरी गति का अनुसरण करो। अर्जुन सक्सेना ने उसे धीरे से दिलासा दिया। मैदान पर माहौल आसानी से लोगों का दिल दुखी कर सकता है, लेकिन अनन्या शर्मा को शांत करने के लिए उनकी आवाज़ ही काफ़ी है। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और अर्जुन सक्सेना की गति से दौड़ना जारी रखा। अंतिम 100 मीटर शेष रहते हुए अर्जुन सक्सेना ने कहा, तुम दौड़ सकती हो अनन्या, मेरी गति का अनुसरण करो। अनन्या शर्मा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अर्जुन सक्सेना के पीछे पीछे दौड़ते हुए अचानक गति बढ़ा दी। आगे वाली लड़की अब थोड़ी थकी हुई थी। अनन्या शर्मा को तेजी से दौड़ते देख उसने फिर भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूरी बहुत सीमित थी, क्योंकि पहले 100 मीटर में तो बहुत ज़्यादा शारीरिक शक्ति लगती थी और अब वह अपनी गति बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकती थी। वहाँ अनन्या शर्मा को देखकर तो बात ही अलग है। वो पहले ही 1000 मीटर से ज़्यादा दौड़ चुकी है, लेकिन अब वो अचानक तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। अर्जुन सक्सेना का उसके साथ दौड़ने का यही मतलब है। अनन्या शर्मा शुरू से ही अर्जुन सक्सेना के साथ दौड़ रही थी। उसकी नज़र में अर्जुन सक्सेना ही उसका लक्ष्य था।
अनन्या शर्मा के शारीरिक परिश्रम को सुनिश्चित करने के लिए अर्जुन सक्सेना ने जानबूझकर गति को नियंत्रित किया। अब अर्जुन सक्सेना ने अचानक गति बढ़ा दी। शरीर की जड़त्वीय क्रियाएं अर्जुन सक्सेना की लय का बारीकी से पालन करेंगी। दौड़ के अंत में अनन्या शर्मा को फिनिश लाइन दिखाई नहीं दे रही है। उसकी आंखों में बस अर्जुन सक्सेना है। जब तक अर्जुन सक्सेना नहीं रुकेगा, वह कभी नहीं रुकेगी। रेफरी की सीटी बजते ही अर्जुन सक्सेना की गति आखिरकार थम गई। इस समय तक अनन्या शर्मा फिनिश लाइन पार कर चुकी थी और खेल विभाग की लड़की अनन्या शर्मा से लगभग 3 सेकंड ज्यादा उनके ठीक पीछे चल रही थी। अनन्या शर्मा के रुकने के बाद उनका शरीर अवचेतन रूप से नीचे खिसकने वाला था। अर्जुन सक्सेना जल्दी से आगे बढ़े और उन्हें गले लगा लिया। एक हाथ से उनकी कमर और दूसरे से उनकी बांह पकड़ ली और कहा, अनन्या, मैं अभी बैठ नहीं सकता, मैंने अभी दौड़ना समाप्त किया है। 1500 मीटर, आपको थोड़ी देर खड़े रहना होगा और अपने शरीर को इसकी आदत डालनी होगी। अनन्या शर्मा पूरी तरह थक चुकी थी। उसके शरीर की लगभग सारी ताकत अर्जुन सक्सेना की बाहों में थी। उसका गुलाबी चेहरा पसीने से लथपथ था, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखें काली पड़ गई थीं। अर्जुन सक्सेना, मैंने ये किया। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया। अच्छा अनन्या, तुमने कर दिखाया, तुमने प्रथम स्थान जीता। अनन्या, तुम कमाल हो, तुमने पहला स्थान हासिल किया। प्रिया मेहता खुशी से दौड़ी आईं। सिमरन रेड्डी ने अनन्या शर्मा को ग्लूकोज मिला गर्म पानी दिया। अनन्या, आप अद्भुत हैं, ये 1500 मीटर के क्षेत्र में पहला स्थान जीतने वाला पहला गैर खेल विभाग है। जब उसने ये कहा तो एक अन्य सहपाठी के बगल में बैठी खिलाड़ी लड़की मुस्कुराई और बोली, सहपाठी, मुझे गंभीरता से मत लो। सिमरन रेड्डी मुस्कुराई और बोली, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था, मुझे तो बस थोड़ा गर्व हो रहा था। हाँ। लड़की भी हंस पड़ी। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पूरा यकीन है कि आज मैं स्कूल की सुंदरी से हार गई। आखिर मैं तो अकेला कुत्ता हूँ जो अकेले लड़ रहा है, और स्कूल की सुंदरी तो पूरा परिवार है। अगर मेरे साथ भी ऐसे ही भरोसेमंद परिवार के लोग और बच्चे हों, तो चलो, मैं वादा करती हूँ कि मैं और 500 दौड़ सकती हूँ। हाँ, यह सुनकर अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और खुशी से मुस्कुराए। थोड़ी देर ठीक होने के बाद सभी लोग एनिमेशन कक्षा 1 में लौट आए। अनन्या शर्मा को बधाई देने के लिए कई लोग इकट्ठा हुए। पेंग जियायू पीछे रह गई और कोई भी उसकी सुध लेने नहीं आया। उसने कक्षा के लिए गौरव हासिल करने के लिए 1500 मीटर दौड़ लगाई थी, लेकिन वह मैदान पर थी। कक्षा 1 के लिए यह प्रदर्शन वाकई बहुत शर्मनाक है। रैंकिंग न मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी कक्षा के लोगों के खिलाफ दौड़ना बहुत ही अवास्तविक है। पेंग जियायू ने देखा कि इस समय हर कोई अनन्या शर्मा को बधाई दे रहा था, इसलिए उसके पास वहां से खिसकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अमित खन्ना और बाकी लोग अनन्या शर्मा के सहपाठियों से घिरे हुए थे। ज्यादा से ज्यादा सहपाठियों को इस मस्ती में शामिल होते देख उन तीनों को एक विचार सूझा और उन्होंने तुरंत अपने उपहारों और छोटे स्पीकरों से शैम्पू का प्रचार करना शुरू कर दिया। जो छात्र यहाँ से गुजरें वे इससे न चूकें। किन ब्रांड का शैम्पू विशेष रूप से बालों के झड़ने के लिए बनाया गया है और यह आपको गंजे होने की परेशानी से दूर रखने के लिए बाल विकास लोशन के साथ आता है। सहपाठी, क्या तुम ग्रुप में शामिल होना चाहते हो? ग्रुप में हमारे किन शैम्पू का लिंक है। आज ही ग्रुप में शामिल हो जाओ और एक छोटा सा उपहार भेजो। खुशमिजाज सहपाठी दौड़कर देखने लगे और एक छात्रा बोली, अरे तुम लोग किनका शैम्पू बनाते हो? वाह, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लाए। जिस महिला सहपाठी ने बात की उसने उत्साहपूर्वक सभी को बताया कि किन का शैम्पू उनके छात्रावास में लोकप्रिय हो गया। वजह ये है कि हाल ही में उसकी एक रूममेट के बाल देर तक जागने और ग्रेजुएशन थीसिस की चिंता की वजह से बहुत झड़ गए थे। बाद में शाओशी के एक रिश्तेदार ने उसे 1 हफ्ते से ज्यादा समय के लिए किन शैम्पू खरीदा। 3 बार इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ तौर पर महसूस हुआ कि बालों के झड़ने की समस्या में सुधार हुआ है और बालों का झड़ना काफ़ी कम हो गया है। हेयर ग्रोथ लिक्विड का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन बालों के झड़ने के इलाज का असर नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है। ये देखकर वे दंग रह गए, क्योंकि आजकल युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बालों का झड़ना है। कई शैम्पू बालों को झड़ने से रोकने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी कारगर शैम्पू नहीं मिल पाता। मैंने एक सेट खरीदा और उसे आजमाने की सोची। किसने सोचा था कि इसका इतना चमत्कारी असर होगा। बाद में उस महिला सहपाठी ने कैफेटेरिया में अन्य सहपाठियों को किन के शैम्पू के बारे में बात करते सुना।
उसे पता था कि स्कूल के पास हाल ही में 3 लड़के इसका प्रचार कर रहे थे, इसलिए वह उन्हें ढूंढने के बारे में सोचती रही। क्योंकि रूममेट का शैम्पू उसके रिश्तेदारों ने भेजा था और उसे ऑनलाइन मिला था, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह रूममेट तो नहीं है, इसलिए मैं अमित खन्ना और बाकी लोगों को ढूंढना चाहती थी। आखिर वे सब कॉलेज के छात्र थे, उन्हें नकली उत्पाद बेचने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। पिछले कुछ दिनों से वह उससे कहीं नहीं मिली। किसने सोचा था कि आज वह स्कूल में मिलेगी? वाह, आपके ग्रुप में जो किन का शैम्पू बिक रहा है वो मेरे सहपाठियों और रिश्तेदारों ने भेजा है। मुझे इसे खरीदना है, मैं ऑर्डर कहाँ दे सकती हूँ? क्या मैंने आपसे ऑर्डर देने को कहा था? लड़की ने अमित खन्ना के मोबाइल पर असली तस्वीर देखकर उत्साह से कहा। आप ग्रुप में जाइए, हमारे ग्रुप में माइक्रोशॉप का लिंक है, बस माइक्रोशॉप में ऑर्डर दीजिए। अमित खन्ना ने क्यूआर कोड निकाला और उसे स्कैन कर दिया। मेरे बगल में बैठे सहपाठियों ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये किन शैम्पू वाकई बालों के झड़ने के इलाज में कारगर है? अगर हाँ, तो मुझे भी चाहिए। मेरे बाल इतने ऊंचे हैं कि बड़े भाई जैसे लगते हैं, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। हाँ सहपाठी, क्या तुम टालमटोल नहीं कर रहे हो? मैंने किन के शैम्पू के ब्रांड के बारे में कभी नहीं सुना। सहपाठियों, क्या तुम कसम खा सकते हो कि लोंगबुओ के लोग लोंगबुओ के लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे? अगर हिम्मत हुई तो मैं भी एक सेट खरीद लूंगा। सबकी शंकाएं सुनकर विक्रम पटेल ने अर्जुन सक्सेना की तरफ खुशी से देखा और कहा, चिंता मत करो सहपाठियों, जिसने भी इस शैम्पू और हेयर रिस्टोरर का इस्तेमाल किया है उसे इसका असर पता होगा, और ये मत सोचना कि हम कोई नया ब्रांड हैं। लेकिन आप इस पर भरोसा ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि हमारे किन शैम्पू के मालिक यही हैं। हाँ सहपाठियों, आपकी सुष्मिता शर्मा के पति हमारे सहपाठी अर्जुन सक्सेना हमारे किन शैम्पू के आविष्कारक हैं। बॉस हमारे विश्वविद्यालय नगर में रहते हैं और हमारे विश्वविद्यालय नगर में ही छात्र भी हैं। क्या इसका असर अच्छा है? क्या हम झूठ बोल सकते हैं? विक्रम पटेल की उंगलियों का अनुसरण करते हुए सभी लोग अर्जुन सक्सेना की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। अर्जुन सक्सेना, ये नाम जाना पहचाना लगता है। क्या वह सांकिन झाई का बॉस है? हाँ हाँ, यही नाम है। मुझे याद आया कि सैनकिन झाई के बॉस अर्जुन सक्सेना वर्ल्ड कलेक्शन में भी हैं। तो क्या अर्जुन सक्सेना सुष्मिता शर्मा के परिवार के सदस्य हैं? हे भगवान अनन्या, तुम्हारे पति तो कमाल के हैं। मैंने द वर्ल्ड कलेक्शन का वो एपिसोड देखा है और तुम्हारे पति का काम लाजवाब है। अगर जवानी न छूटी होती तो वो ज़रूर पहला स्थान हासिल कर लेते। एक, अनन्या के परिवार द्वारा बनाए गए शैम्पू की गारंटी होनी चाहिए। सहपाठी समूह कहाँ है? मेरे लिए कोड स्कैन करें, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मैं भी इसे खरीदना चाहता हूँ। सांकिन झाई का बॉस भरोसेमंद है और मेरे आसपास भी ऐसे उदाहरण हैं। लगता है मेरा गंजा सिर बच गया। इस दिन राहुल मेहता और बाकी लोगों ने खूब मुनाफा कमाया। माइक्रोशॉप ने 1 घंटे में सीधे 1000 से ज़्यादा सेट बेच दिए। सीमा जोशी ने जब इसे देखा तो हैरान रह गईं। ये ताओबाओ की आधिकारिक वेबसाइट पर उनके स्टोर की 1 घंटे की बिक्री से भी ज़्यादा था। रात में डेटा देख रही सीमा जोशी ने जल्दी से अर्जुन सक्सेना को फ़ोन करके पूछताछ की। दोपहर में जब उन्हें घटना के बारे में पता चला तो ली रूपी हंसते हुए बोले, ये तो हमारे भाई अर्जुन हैं। जब हम अपने भाई अर्जुन का नाम लेते हैं तो हमारी बिक्री तुरंत शुरू हो जाती है। भाई अर्जुन को फॉलो करें। ऐसा लगता है कि घर खरीदना, कार खरीदना और पत्नी से शादी करना मेरी इच्छा से दूर नहीं है। हाँ हाँ। अर्जुन सक्सेना ने उसे ऑनलाइन स्टोर के बारे में कुछ बताया और फ़ोन रख दिया। उसने एक बर्तन में देसी दवा उबाली और उसे गरम गरम पैर भिगोने वाली बाल्टी में डाल दिया। अनन्या, आओ और अपने पैर भिगो दो। मैं थोड़ी देर तुम्हारी पिंडलियों को दबा दूंगा। मैंने आज 1500 मीटर दौड़ लगाए। अगर तुम मालिश नहीं करोगी तो कल तुम्हारी मांसपेशियां दर्द करेंगी। अनन्या शर्मा आज्ञाकारी भाव से सोफे पर बैठी अर्जुन सक्सेना की सेवा का आनंद ले रही थी। मन ही मन उसे मीठा महसूस हो रहा था। वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे इतना अच्छा पति मिला। अगली सुबह लियांग गुआंगलाई ने अर्जुन सक्सेना को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या आज उनके पास समय है। आज सुबह अर्जुन सक्सेना कक्षा से बाहर थे, इसलिए उन्होंने उनसे नाश्ते के तुरंत बाद आने को कहा। लियांग गुआंगलाई 9 बजे के बाद अर्जुन सक्सेना के घर पहुंचा। आते हुए वह ढेर सारे उपहार, अनन्या शर्मा के लिए चिड़िया के घोंसले की खुराक, छोटे कपड़े और बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने लाया। उसने अब मास्टर किन के मन को कुछ हद तक छू लिया है।
मास्टर किन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास न तो पैसा है और न ही कुछ और। उसके लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बार लियांग गुआंग अनन्या शर्मा के लिए ढेर सारे उपहार और बच्चे लेकर आया। मास्टर किन, क्या मैंने आपको और आपके परिवार को परेशान नहीं किया? लियांग गुआंगलाई ने विनम्रता से पूछा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, 3 हीरोज एंड लूबो अब 50% पूरी हो चुकी है। जब आप उद्घाटन समारोह में आएंगे तो मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा। पूरे हुए हिस्से, भौतिक वस्तु और डिज़ाइन को देखते हुए तस्वीरें ज़्यादा अलग नहीं हैं। चीज़ें स्टूडियो में हैं, आप मेरे साथ अंदर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। लियांग गुआंगलाई उत्सुकता और उत्साह से भरे चेहरे के साथ अर्जुन सक्सेना के पीछे स्टूडियो में आ गए। दोनों के अंदर आने के बाद अर्जुन सक्सेना ने दरवाज़ा बंद कर दिया। लियांग गुआंगलाई ने देखा कि कमरे में थर्मामीटर और हाइग्रोमीटर रखे हुए थे और सभी डेटा पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। उसे कहना पड़ा कि मास्टर किन वाकई एक सख्त इंसान थे। लो, खुद ही देख लो। अर्जुन सक्सेना ने ऊपर का शीशा उठाया। लियांग गुआंगलाई ने जब आधा अधूरा काम देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। लकड़ी की नक्काशी ने उसका ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया। उस पर हर आकृति और हर विवरण सजीवता से चित्रित किया गया था और उसका हाथ अनजाने में ही उठ गया। इस समय अर्जुन सक्सेना ने पुनः शीशे का कवर नीचे खींच लिया और कहा, शुरू मत करो। लियांग गुआंग ने पीछे और पीछे देखा, बार बार सिर हिलाया। हाँ, मैं बहुत लापरवाह था, मास्टर किन, मुझे खेद है। मास्टर किन, आपका काम वाकई अद्भुत है। ये डिज़ाइन चित्रों से अलग नहीं है, बल्कि डिज़ाइन चित्रों से भी ज़्यादा भावपूर्ण है। ये बहुत बढ़िया है, मास्टर किन। अर्जुन सक्सेना ने कहा, लकड़ी की नक्काशी आखिरकार 3D में प्रस्तुत की जाती है और यह डिज़ाइन चित्रों की तुलना में अधिक त्रिआयामी होगी। लियांग गुआंगलाई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए वह केवल सिर हिलाता रहा। स्टूडियो से बाहर आते ही लियांग गुआंगलाई बहुत उत्साहित थे। उन्होंने अपने हाथ मलते हुए कहा, मास्टर किन, ये वाकई सही है कि इस बार मैं आपको ये काम पूरा करने के लिए ढूंढ सकता हूँ। 3 नायकों की लड़ाई लूबो की यह लकड़ी की नक्काशी तब तक ज़रूर पूरी हो जाएगी। मेरे पिता के जन्मदिन के भोज में ये सबसे आकर्षक कृति बन जाएगी। लकड़ी की नक्काशी पढ़ने के बाद लियांग गुआंगलाई ने अर्जुन सक्सेना को तुरंत 60 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। पिछले अनुबंध के अनुसार वह शुरुआत में 20 लाख रुपये की अग्रिम राशि जमा करेगा। 50% काम पूरा होने पर वह 60 लाख रुपये और शेष राशि का भुगतान करेगा। काम पूरा होने के बाद सभी सामान वितरित कर दिए गए। वास्तव में अब उन्होंने जो देखा उसके अनुसार लियांग गुआंगलाई को लगा कि शेष राशि का सीधे भुगतान करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह निश्चित रूप से अर्जुन सक्सेना के अंतिम उत्पाद से बहुत संतुष्ट होंगे। हालांकि अर्जुन सक्सेना ने कहा कि वह अनुबंध का पालन करेंगे और लियांग गुआंगलाई ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। मास्टर किन, आज जब मैंने आपका काम देखा तो मुझे तुरंत सुकून मिला। काम सौंपने में अभी कई महीने बाकी हैं। अगली बार आप अपना समय ले सकते हैं, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं इसे अनुबंध में निर्धारित तिथि से पहले पूरा कर लूंगा। ठीक है मास्टर किन, यह आपके लिए बहुत मेहनत का काम है। मैं आज आपको और परेशान नहीं करूंगा। पैसे सैन किंझाई के खाते में जमा हो चुके हैं, कृपया इसकी जांच कर लें। लियांग गुआंगलाई के जाने के बाद अर्जुन सक्सेना ने सान किंझाई के बैंक खाते की जांच की और पाया कि उसमें 60 लाख से ज़्यादा की रकम थी। सान किंझाई ने शुरुआत में ही एक अलग खाता खुलवा लिया था ताकि वह करों से यथोचित रूप से बच सके। उसे साल के अंत में केवल कर वसूली के लिए मंजूरी लेनी थी और उसे कोई और व्यक्तिगत भुगतान करने की ज़रूरत नहीं थी। आयकर और अर्जुन सक्सेना सार्वजनिक खाते से सीधे अपने निजी बैंक कार्ड में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अतिरिक्त 6 मिलियन देखकर अनन्या शर्मा ने खुशी से अर्जुन सक्सेना का हाथ थाम लिया। बहुत बढ़िया अर्जुन सक्सेना, आपने आज 1 और 6 मिलियन जीत लिए हैं और हम अगले साल घर खरीदने के अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब आ गए हैं। खैर, अर्जुन सक्सेना ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए योजना बनाई, मैं अर्जुन सक्सेना हूँ, तुम कमाल के हो और इसे बेचकर तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। मुझे लगता है कि आगे चलकर तुम्हारी मूर्तियाँ और भी ज़्यादा बिकेंगी। देखो, अभी तुम अपनी 2 कलाकृतियाँ बेच सकते हो। 10 करोड़, ये काम पूरा होने के बाद तुम्हारी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएंगे और तब तक कीमत भी बढ़ जाएगी।
अर्जुन सक्सेना, हालांकि आप 10 वर्ग मीटर से ज़्यादा के इस छोटे से स्टूडियो में ही मूर्तियां बना सकते हैं, लेकिन जब हम नए घर में जाएंगे तो हम आपको नए घर में एक बहुत बड़ा और साधारण स्टूडियो, साथ ही एक बहुत बड़ा स्टूडियो भी दिलवाएंगे। प्रदर्शनी कक्ष में आप बड़े पारदर्शी कांच के आवरण को अपनी पसंद के अनुसार ढाल सकते हैं और अपनी कलाकृतियां उसमें रख सकते हैं, जैसे कि घर पर टाउन हाउस का खजाना। अर्जुन सक्सेना ने उसकी कमर में बाहें डाली, उसकी लालसा भरी नज़रों को देखा और हंसते हुए बोला, अगर तुम मेरे लिए इतनी बड़ी जगह बनाना चाहती हो, अगर जगह कम पड़े तो मैं क्या करूं? क्या तुम लड़कियों को बड़े क्लोकरूम पसंद नहीं आते? है ना अनन्या, मुझे लगता है तुम्हें पहले इसकी योजना बना लेनी चाहिए। अनन्या शर्मा ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, यह काफ़ी नहीं होगा। हमारा घर बहुत बड़ा है, 500 वर्ग मीटर से भी ज़्यादा, और ऊपर नीचे कई मंजिलें हैं। मैं इसे अपने क्लॉकरूम में रखूंगी, साथ ही आपके प्रदर्शनी कक्ष और स्टूडियो में भी। होगा। अर्जुन सक्सेना ने उसकी छोटी सी नाक पकड़ी और खुश होकर बोला। रविवार की रात को भोजन के बाद अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा तीनों छोटे बच्चों को लिविंग रूम में रेंगने वाले कंबल पर खेलने के लिए ले आए। तीनों नन्हे बच्चे अब स्वतंत्र रूप से बैठ सकते हैं। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने उन्हें बीच में बिठाया है। दोनों बच्चे किनारे पर बैठे हैं और दूरी भी बिल्कुल सही है। अगर नन्हे बच्चे गलती से गिर भी जाएं, तो वे उन्हें तुरंत बचा भी सकते हैं। हाल ही में अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने सोचा कि उन्हें अपनी पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाना होगा, और वे दोनों काफ़ी व्यस्त हो गए। लेकिन आंटी झांग और आंटी चेन के आ जाने के कारण शिशुओं की देखभाल अभी भी अच्छी तरह से हो रही थी। दिन के समय उन दोनों के पास बच्चों के साथ रहने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता, इसलिए वे हर रात सोने से पहले रात के खाने के बाद 2 घंटे तक बच्चों के साथ पढ़ने और खेलने के लिए जाने पर सहमत हो गए। आज अनन्या शर्मा ने एक छोटा सा खेल तैयार किया। उसने 3 छोटे कार्डबोर्ड पर डबल साइडेड टेप लगाया और फिर कार्डबोर्ड पर अलग अलग आकार की फूली हुई गेंदें चिपका दीं। डबल साइडेड टेप ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता और गेंदों को आसानी से हटाया जा सकता है। ये खेल बच्चों के लिए है कि वे इन आलीशान गेंदों को पकड़ें। ये छोटा सा खेल शिशु की एकाग्रता और उंगलियों की लचीली पकड़ को बेहतर ढंग से विकसित कर सकता है। अनन्या शर्मा ने तीनों शिशुओं के सामने कार्डबोर्ड रखा और अर्जुन सक्सेना और उनके द्वारा शिशुओं को सिखाने का प्रदर्शन किया गया। आरव, आन्या, रिया, मम्मी पापा को देखो, आज हम बोर्ड से ये छोटी छोटी गेंदें उतारेंगे। अगर हम इन्हें नीचे उतार दें तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तीनों बच्चे उस भाषा में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं जो अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा आमतौर पर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें मम्मी और पापा कहना सीखा है। हर बार जब अर्जुन सक्सेना, अनन्या शर्मा और तीनों बुआएं कोई आवाज़ निकालती हैं, तो नन्हे बच्चे उन्हें एक साथ देखकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन शब्दों का क्या मतलब है। इस समय जब बच्चों ने अपने माता पिता को उनका नाम पुकारते सुना, तो उन्होंने तुरंत अपने माता पिता की ओर देखा, और जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को कार्डबोर्ड पर आलीशान गेंदों की ओर इशारा करते देखा, तो छोटे बच्चों का ध्यान तुरंत उन आलीशान गेंदों पर गया। केशिन ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया और उसकी मांसल छोटी उंगलियों ने कार्डबोर्ड पर रखी सबसे बड़ी आलीशान गेंद को खींच लिया। पहले तो केशिन को अंदाज़ा ही नहीं था कि इस तरह पकड़ने से गेंद तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। गेंद उतारने के बाद वह अपनी उंगलियों से गेंद को दाएं बाएं खींचता रहा। आधे मिनट बाद उस छोटे से लड़के ने हाथ बढ़ाकर गेंद को पकड़ लिया और धीरे से उसे कार्डबोर्ड से खींच लिया। अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने तुरंत तालियां बजाईं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे को सकारात्मक भाव भी दिया। बस, हमने रिया ने सही काम किया। केशिन अद्भुत है, वह बहुत जल्दी जानती है कि क्या करना है। आरव और अन्या ने देखा कि उनके माता पिता उनकी बहन की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वे तुरंत समझ गए और उन्होंने गेंद को पकड़ने के लिए कार्डबोर्ड की ओर हाथ बढ़ाया। अपने अनुभव के कारण केशिन इस बार अपने भाइयों और बहनों की तुलना में अधिक तेजी से आगे बढ़ी और जल्दी से दूसरी गेंद को पकड़ लिया। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने फिर भी बच्चे का तुरंत हौसला बढ़ाया, क्योंकि बच्चे अभी भी उनकी बातों का मतलब ठीक से नहीं समझ पाते। कई बार बड़ों के हाव भाव से बच्चों का अंदाज़ा लगाया जाता है, इसलिए जब अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना खुशी और सौहार्द के साथ उत्साहजनक नज़रों से देखते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि वे सही काम कर रहे हैं। आरव और यूटोन भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने एक के बाद एक शानदार गेंद को नीचे गिराया। वाह, हमने आरव और यूटोन ने भी इसे सीखना सीख लिया, बच्चे अद्भुत हैं। सभी प्रशंसित छोटे लड़के खुशी से मुस्कुरा उठे।
हंसने के बाद अर्जुन सक्सेना ने कार्डबोर्ड हिलाया और उन्होंने अभी अभी का छोटा सा खेल जारी रखा। खेल शुरू में तो सुचारू रूप से चला, कार्डबोर्ड पर रखी बड़ी गेंदें जल्दी से हटा ली गईं, और जब कुछ बहुत छोटी गेंदें बची तो तीनों छोटे बच्चों को एक समस्या का सामना करना पड़ा। शिशुओं की उंगलियां मांसल होती हैं और चूंकि वे अभी भी बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनका अपनी उंगलियों पर मजबूत नियंत्रण नहीं होता। इतनी छोटी गेंद को पकड़ना और उसे कार्डबोर्ड से निकालना जरूरी होता है। 5 महीने से ज्यादा उम्र के 3 छोटे शिशुओं के लिए ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। आरव ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसके मांसल छोटे हाथ गेंद को पकड़ ही नहीं पाए और हर बार गेंद उसकी उंगलियों से फिसल जाती, किसी दूर छोटी सी मछली की तरह। आन्या और रिया को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। केशिन ने उसे 5 या 6 बार पकड़ा, लेकिन हर बार वह उसे पकड़ नहीं पाई, जिससे वह छोटा लड़का थोड़ा परेशान हो गया। उसने मुंह बनाया और अपना हाथ वापस खींच लिया और अपने बगल में अर्जुन सक्सेना को देखने लगा। बाबा, बाबा। इस अवस्था में गले लगना तो आमतौर पर जरूरी होता है, लेकिन अर्जुन सक्सेना को लगता है कि रिया का ऐसा होना ठीक नहीं है। मुश्किलों का सामना करते हुए भागना ठीक नहीं है, और अपने पिता की बाहों में छिपना तो और भी नामुमकिन है। तो अर्जुन सक्सेना निर्दयी था और अपनी बेटी को उठाने के बजाय उसने केशिन के सामने कार्डबोर्ड पकड़ लिया। केशिन, कार्डबोर्ड पर 2 छोटी गेंदें हैं। जब आप बाकी गेंदों को नीचे ले जाएंगे तो पिताजी बच्चे को पकड़ लेंगे। क्या ये ठीक है कि आप बच्चे को पकड़ें? जिया और रिया, जो बार बार निराश हो रही थी, कार्डबोर्ड और गेंद को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। उसे लगा कि यह खिलौना मज़ेदार नहीं है, इसलिए उस छोटे बच्चे ने कार्डबोर्ड की तरफ देखा ही नहीं, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से अर्जुन सक्सेना को दयनीय नजरों से देखा। बाबा, अर्जुन सक्सेना थोड़ा असहाय था। उसकी बेटी इतनी कोमल और चुलबुली थी कि वह इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका। इसलिए वह केवल रियायतें दे सकता है कि जिन को उठा सकता है, छोटे लड़के को अपनी बाहों में बैठा सकता है, और फिर के जिन को देख सकता है और कह सकता है कि जिन, क्या पिताजी इस गेंद को पकड़ने के लिए आपके साथ आएंगे? मुश्किलों का सामना करने पर बेबी आसानी से हार नहीं मानेगा। तुम्हें कुछ और कोशिश करनी होगी। अगर तुम इसे हल नहीं कर पाओगे तो मम्मी और पापा मिलकर तुम्हें इसे हल करने में मदद करेंगे। चलो, पापा तुम्हारी मदद करेंगे। अर्जुन सक्सेना ने केशिन का छोटा सा हाथ पकड़ा और उसे गेंद पकड़ने का निर्देश दिया। 2 बार गेंद खाली पकड़ने के बाद अर्जुन सक्सेना ने गेंद को कार्डबोर्ड पर इस तरह जकड़ा कि वह बाएं दाएं न झूले, और फिर दूसरे हाथ से केशिन को पकड़कर गेंद उठाने दी। इस बार उसकी मदद से केशिन ने अंततः छोटी आलीशान गेंद को एक बार में पकड़ लिया और फिर थोड़े बल के साथ गेंद को नीचे खींच लिया। केशिन की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से 2 बार अपनी बाहें अर्जुन सक्सेना की बाहों में डाल दीं। अर्जुन सक्सेना ने उसके रोएदार छोटे सिर को छुआ और कहा, केशिन अद्भुत है, यह एक सफलता है ना? एक छोटी सी गेंद भी है। बाबा रिया को उसे पकड़ने में मदद कर रहे हैं। क्या बच्ची उसे खुद पकड़ सकती है? कार्डबोर्ड पर आखिरी गेंद बची थी। अर्जुन सक्सेना ने गेंद को संभाला और फिर केशिन को उसे खुद पकड़ने के लिए कहा। छोटा लड़का बाबा की बात समझ गया और फिर से गेंद की ओर बढ़ा। इस बार अर्जुन सक्सेना के हाथ पकड़े बिना छोटा लड़का पहले 2 बार असफल रहा, लेकिन अर्जुन सक्सेना का हाथ उसे ठीक करने में मदद करते देख के जिन ने तीसरा प्रयास किया, और अंत में छोटे लड़के ने छोटे लड़के का हाथ पकड़ लिया गेंद और इसे आसानी से हटा दिया। अर्जुन सक्सेना ने अपनी बेटी को गले लगाया और चूमा और खुश होकर कहा, हम रिया बहुत अच्छे हैं, हमने सब कुछ कर लिया है। दूसरी ओर आरव और यूटोंग ने भी अनन्या शर्मा के प्रोत्साहन से गेंदें नीचे गिरा दी और आज का अभिभावक बाल खेल पूरी तरह से समाप्त हो गया। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने सभी आलीशान गेंदों को साफ किया और फिर बच्चों को चटाई पर लिटा दिया और उन्हें पेट के बल खेलने दिया। इस अवस्था में लंबे समय तक बैठना और खड़े रहना रीढ़ के विकास के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए अधिकांश समय बच्चे अभी भी चटाई पर खेलते हैं, जो बच्चे को छाती उठाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए भी अनुकूल है। बच्चों को खिलौनों से खेलते और घुटनों के बल चलते हुए देख रहे अर्जुन सक्सेना का मोबाइल फोन अचानक बज उठा और जब उन्होंने कॉलर आईडी देखी तो उनकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। ये दृश्य देखकर अनन्या शर्मा ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, अपना मोबाइल फोन लेकर खड़े हुए और बोले, कोई बात नहीं, जो शियांगपेन का फ़ोन नंबर आंटी जिया के बेटे का है। हम पहले भी मिल चुके हैं। खैर, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन उसने अचानक फ़ोन क्यों किया?
अनन्या शर्मा बोलीं। अर्जुन सक्सेना ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं इसे उठा लूंगा। अर्जुन सक्सेना फ़ोन का जवाब देने के लिए बालकनी में गए। अरे अर्जुन सक्सेना, मैं जियांग पेंग बोल रहा हूँ। मैंने अभी घर पर फ़ोन किया और माँ से सुना कि मेरे भाई और बहन की कंपनी 2 दिन पहले खुली है और उसका नाम है हनलंग कल्चर, है ना। मैं 2 दिन पहले शहर से बाहर एक व्यावसायिक यात्रा पर था, झोंगहाई में। मैं उद्घाटन समारोह में समय पर नहीं पहुंच पाया, माफ़ करना। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। शुक्रिया, कोई बात नहीं भाई जियांग पेंग, मैंने ज़्यादा लोगों को उद्घाटन समारोह के बारे में नहीं बताया। मेरे ससुर, सास और कुछ सहपाठी वहां गए थे, अर्जुन सक्सेना ने कहा। जो जियांगपेंग ने फ़ोन के दूसरी तरफ ईर्ष्या से देखा और धीरे से कहा, अर्जुन सक्सेना, तुम वाकई कमाल हो। पिछली बार जब मेरी माँ आई थी तब मैंने तुम्हें देखा था तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था। मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ बताया था। तुम्हारी तारीफों से मुझे ईर्ष्या होती है। तुम वाकई काबिल हो, तुम अभी कॉलेज में हो, तुमने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है और तुमने कई उद्योगों में भी काम किया है, इतना अच्छा काम कर रहे हो। मेरे उलट, मैं लगभग 30 साल का हूँ और अभी भी एक सामाजिक प्राणी हूँ। अगर मैं रोज़ाना आधी अधूरी मेहनत भी करूँ तो भी मुझे कोई पैसा नहीं मिल सकता। छोड़ो, चलो मेरे बारे में बात नहीं करते। आज मैं मुख्य रूप से आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि मेरे छोटे भाई और बहन एक एनिमेशन कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ, ये सही है, अर्जुन सक्सेना ने कहा। जो जियांगपेंग ने कहा, एनिमेशन कंपनी अच्छी है। लोंगवो में हमारा एनिमेशन उद्योग देर से शुरू हुआ, लेकिन हाल के वर्षों में ये लगातार बेहतर होता जा रहा है। मेरी माँ के अनुसार मेरे छोटे भाई और बहन मुंबई विश्वविद्यालय के एनिमेशन विभाग में अव्वल छात्र हैं और वे एनिमेशन में बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ आपको और आपके छोटे भाई बहन को नई कंपनी के उद्घाटन के लिए शुभकामनाएं देने आया हूँ। जो जियांगपेंग ने अर्जुन सक्सेना को हनलंग कल्चर के उद्घाटन पर बधाई दी और किन की शैम्पू फैक्ट्री के बारे में बातचीत की। उसने अपनी माँ से बहुत सारी खबरें सुनी और अब जब भी वह घर फ़ोन करता है तो माँ सबसे ज़्यादा सक्सेना परिवार के बारे में ही बात करती हैं। किन की शैम्पू फैक्ट्री अब शॉ ब्रदर्स में मशहूर हो गई है। सक्सेना के माता पिता रोज़ाना बहुत व्यस्त रहते हैं और नए घर की देखभाल रिश्तेदारों पर छोड़ दी जाती है। आसपास के पड़ोसी, जिनमें आंटी जिया भी शामिल हैं, उनके घर से बहुत ईर्ष्या करते हैं। जो जियांगपेंग ने अपनी माँ की बातें सुनी और जाहिर है उसे बहुत ईर्ष्या हुई। एक सामाजिक प्राणी प्रोग्रामर के रूप में जो सुबह 9 से रात 10 बजे तक ओवरटाइम काम करता है, इस तरह की उद्यमिता की मेहनत उसकी वर्तमान मेहनत से बिल्कुल अलग है। एक तो ये कि एक सुंदर कल बस कोने के आसपास है, पसीने की हर बूंद भविष्य की सफलता का प्रतिनिधित्व करती है और उनका पसीना और जवानी सभी मुंबई में अल्प वेतन और जीवन के अंतहीन दबाव के लिए समर्पित हैं। दोनों के बीच ज़्यादा देर तक बातचीत नहीं हुई, तभी जो जियांगपेंग को अपने बॉस का फ़ोन आया और वह फिर से व्यस्त हो गया और अर्जुन सक्सेना भी लिविंग रूम में लौट आया। अनन्या शर्मा उस छोटे से लड़के के साथ खेल रही थी। उसे वापस आते देख उसने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, पतिदेव, क्या आंटी जिया के बेटे का आपसे कोई लेना देना है? ये ठीक है, वह पहले एक व्यापारिक यात्रा पर थे और मैंने अभी अभी आंटी जिया को हनलांग संस्कृति के उद्घाटन के बारे में बात करते सुना, इसलिए मैंने आपको बधाई देने के लिए फ़ोन किया। अरे, अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और बोली, इतने बिजी हैं क्या? 11 तारीख की छुट्टी के पहले 2 दिन तो नहीं हैं, तो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो? अर्जुन सक्सेना ने समय देखा, 9 बज चुके थे और बोला, अच्छा, वो बहुत व्यस्त होगा। अभी अभी जब मैंने उसे फ़ोन किया था तो उसके बॉस का फ़ोन आया था। लगता है उसे अभी भी काम है। प्रोग्रामर्स का काम वाकई कठिन होता है, अनन्या शर्मा ने इसे संक्षेप में बताया।